इस वीडियो में आप लोगों को एनआईटी अगरतला के बारे में हर एक चीज बताई गई है, जैसे कि एनआईटी अगरतला का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैसा है, यहाँ का मेस फूड कैसा है, यहाँ का हॉस्टल कैसा है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, यहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है, गर्ल्स का इन टाइमिंग क्या है, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा होता है, यहाँ का टेक फेस्ट कौन सा है, यहाँ का कल्चरल फेस्ट कौन सा है, और एनआईटी अगरतला सेफ है या फिर नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जेईई मेंस में जितना रैंक आया है उस हिसाब से आपको एनआईटी अगरतला लेना ठीक होगा या फिर नहीं होगा। हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ, एनआईटी अगरतला सीएसई डिपार्टमेंट थर्ड ईयर से, और बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए जानते हैं एनआईटी अगरतला के बारे में। पर आप एकदम सही सही तो बताइएगा ना भैया, आपका एनआईटी है तो बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बताइएगा ना। वो क्या है ना कि हम गरीब हैं, गलत डिसीजन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भैया। एनआईटी अगरतला जैसा है वैसा ही बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है भैया, तब शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एनआईटी अगरतला यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, जो कि 1965 में बना था, और पहले ये त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से फेमस था, और लेटर ऑन 2006 में इसको एनआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये एनआईटी अगरतला का गेट नंबर 1 है, ये मेन बिल्डिंग है, और ये केपी है, मतलब कि नॉलेज पार्क मेन बिल्डिंग के बगल में ही है। देखिए ये मेन बिल्डिंग है और ये केपी है, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू भी लगा हुआ है। एनआईटी अगरतला के 2024 की एनआईआरएफ रैंकिंग 82 है, मतलब कि ये टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आता है, और ये डेटा एनआईआरएफ के ऑफिशियल वेबसाइट से ही ली गई है। एनआईटी अगरतला नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक एनआईटी है, जो कि 365 एकड़ के कैंपस में फैला हुआ है, और पूरा का पूरा कैंपस लस ग्रीन कैंपस है। आप यहाँ सैटेलाइट व्यू देख सकते हो एनआईटी अगरतला का, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ग्रीनरी दिख रही होगी। एक और खास बात एनआईटी अगरतला की है कि ये पूरा का पूरा कैंपस इलिप्टिकल शेप में है। यहाँ अगरतला में आपको हर एक टाइप का वेदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर है तो आपको फील्स लाइक 30 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी है। एक बहुत ही अच्छी चीज एनआईटी अगरतला के बारे में यह है कि यहाँ का क्लाउड पैटर्न बहुत अच्छा है। जैसे आप नॉर्मल कैंपस में चलते भी रहिएगा, एकदम सनी डे है, फिर भी अगर आप आसमान में देखिएगा तो बहुत ही सुंदर को बादल का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल डेज में भी यहाँ क्लाउड पैटर्न बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर दिखते हैं, और साल में 3-4 बार आपको यहाँ रेनबो जरूर दिखेगा। यहाँ अच्छे खासे अमाउंट में बारिश होती है, मतलब यहाँ का नेचर बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। स्पेशली शाम के वक्त यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है। भैया हमारे मम्मी पापा बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट उतना सेफ नहीं है, उधर कहाँ जाओगे एनआईटी में, इधर ही घर के बगल में कोई एनआईटी में नाम लिखवा लो। लेकिन हमको एनआईटी अगरतला में अच्छा ब्रांच मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि वही नाम लिखवाएं। आप ये बताइए कि एनआईटी अगरतला सेफ है ना, कौन वहाँ दिक्कत तो नहीं होता है ना भैया? हाँ यार देख, एनआईटी अगरतला 200% सेफ कैंपस है, यहाँ कभी भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक और एडिशनल चीज कि यहाँ पे टीएसआर का भी प्रेजेंस है। टीएसआर क्या है? त्रिपुरा स्टेट राइफल्स। ये देखिए एनआईटी अगरतला का कैंपस है ना, यहीं पे त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के भी लोग रहते हैं, और एनआईटी अगरतला में रात में लगभग 10 से 11 बजे टीएसआर की गाड़ियां पेट्रोलिंग पे भी घूमती है, ऐसे जस्ट फॉर द सेफ्टी इशू कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये एकदम सेफ कैंपस है। अगर कभी वीआईपी लोग आते हैं या फिर कोई भी बड़े बड़े लोग आते हैं तो टीएसआर वाले एंट्री पॉइंट पे रहते हैं, हर एक चेक पॉइंट पे रहते हैं। कहने का मतलब कभी भी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा भैया, एनआईटी अगरतला आने का कौन कौन सा रूट है भैया, थोड़ा बता दीजिए कि कौन कौन सा तरीका है जो यूज करके हम एनआईटी अगरतला आ सकते हैं। एनआईटी अगरतला से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है, जो कि 26 किलोमीटर दूर है एनआईटी से, और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो 3 किलोमीटर दूर है एनआईटी से। पर तू नोटिस करेगा कि यहाँ सिर्फ लोकल ट्रेन रुकती हैं,
जनरली जो तेरी ट्रेन होगी या फिर बड़ी बड़ी ट्रेन या गुवाहाटी से या फिर कहीं दूर से आ रही है तो वो अगरतला रेलवे स्टेशन रुकती है, और अगरतला रेलवे स्टेशन 21 किलोमीटर दूर है एनआईटी से। एक और चीज का ध्यान रखना कि अगर रात हो या फिर तू नॉन रजिस्ट्रेशन वाले डे आ गया, अगर तेरा फिजिकल रजिस्ट्रेशन एक दिन बाद है और तू एक दिन पहले ही आ गया, या फिर रात का केस हो, तो तू जिरानिया रेलवे स्टेशन पे मत उतरना, क्योंकि यहाँ आसपास अच्छे होटल तेरे को स्टे करने को नहीं मिलेंगे। तो उस केस में तू अगरतला जाना, अगरतला ही उतरना। अगर होटल लेने का केस है या फिर एक रात रुकने का केस है तो अगरतला स्टेशन पे ही उतरना, वो ज्यादा बढ़िया होगा। और रही बात कि यहाँ कौन कौन से रूट से आया जा सकता है, तो मान ले कि तू बाई एयर आ रहा है तो तेरे घर से डायरेक्ट अगरतला का फ्लाइट नहीं मिलेगा, तुझे कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होगी। यानी कि जहां भी तू रहता है वहां से पहले कोलकाता आना पड़ेगा और फिर कोलकाता से अगरतला। कनेक्टिंग फ्लाइट्स आराम से मिल जाएगी, उसका प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर मान ले कि तू ट्रेन से आना चाहता है तो एक तो ऑप्शन है कि अगर तेरे घर से डायरेक्ट अगरतला का ट्रेन मिल रहा है तो तू वैसे आ सकता है। ट्रेन से आने का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर व्यू दिखेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अपनी नेचुरल ब्यूटी के कारण ही फेमस है। आप ट्रेन से जब पास करेंगे, आप वो ट्रेन का कर्व देखेंगे, आप पहाड़ देखेंगे, बादल देखेंगे, बारिश देखेंगे। जब आप ब्रिज से क्रॉस कर रहे होंगे तो नीचे नदी देखेंगे। आप जब टनल में घुसेंगे तो पूरा ट्रेन ब्लैकआउट हो जाएगा। ये सब जब आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा। अरे भैया हम गरीब हैं, फ्लाइट से थोड़ी ना आएंगे, ट्रेन से ही आएंगे। अच्छा लगा जान के कि रास्ता में बढ़िया बढ़िया सीन देखने को मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन, अगर मान ले डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलता है तेरे घर के आसपास वाले स्टेशन से अगरतला के लिए, तो तू वहां से पहले गुवाहाटी आ सकता है और फिर गुवाहाटी से अगरतला आ सकता है। और एक और चीज की, अगर मान ले तू गुवाहाटी में रुका हुआ है, तेरे पास 4-5-6 घंटा टाइम है, या फिर तेरा जो दूसरा ट्रेन है वो आने में लेट कर दिया, तो तू कामाख्या टेम्पल जाके घूम सकता है। गुवाहाटी से एक स्टेशन पहले कामाख्या स्टेशन आता है, उसी के आसपास कामाख्या टेम्पल है, तू वहां जाके एक्सप्लोर कर सकता है। बहुत ही सुंदर जगह है। जब मैं आया था अपने घर से पहली बार एनआईटी अगरतला एडमिशन के लिए, तो मुझे भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिला था। मैं ऐसे पहले गुवाहाटी आया था, फिर अगरतला आया था और मेरे पास टाइम था, तो मैं कामाख्या टेम्पल घूमने गया था। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम ली थी जब मैं कामाख्या टेम्पल घूमने गया था। हाँ भैया, हम भी सुने हैं कामाख्या टेम्पल के बारे में कि बहुत बढ़िया है। एक बार हमारी मौसी जी गई थी, बहुत अच्छा बात बता रही थी वहाँ के बारे में। अच्छा भैया, आप शुरू में बताएं कि अगरतला एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर है एनआईटी, तो मान लीजिए कि हम अगरतला आ गए हैं, तो फिर हम एनआईटी कैसे आएंगे भैया? कौन कौन सा सुविधा है? ऑटो वाटो मिल जाता है ना? कोनो दिक्कत तो नहीं होता है? नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक बार तू अगरतला आ गया, चाहे तू रेलवे स्टेशन पे हो चाहे तू एयरपोर्ट पे हो, वहां से डायरेक्ट एनआईटी के लिए ऑटो मिल जाएगा। वो डायरेक्ट तुझे एनआईटी में लाके छोड़ देगा। अगर तू रेलवे स्टेशन पे है तो 300 से 400 रुपया लेगा ऑटो वाला, क्योंकि तू रिजर्व नहीं आएगा, तेरे पास सामान होंगे। और अगर एयरपोर्ट पे है तो वो 400 से 500 रुपया लेगा और वो तुझे सीधा एनआईटी में लाके छोड़ देगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तुझे। अच्छा भैया, एनआईटी अगरतला में जनरली कौन कौन से स्टेट से आते हैं लोग? थोड़ा स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन बताइएगा ताकि हमको एक थोड़ा रफ आइडिया लग जाए। देख, कोई भी एनआईटी में तो होम स्टेट के 50% लोग होते ही हैं, तो यहाँ भी 50% लोग होंगे और मोस्टली वो डे स्कॉलर्स होते हैं। डे स्कॉलर्स कौन होते हैं? मतलब जिन्होंने हॉस्टल ना लिया हो, जो डेली अपने घर जाते हैं और आते हैं बस से, ठीक है। तो 50% तो होम स्टेट हो गए। उसके बाद 25% लोग तुझे बिहार और यूपी के मिलेंगे, क्योंकि बिहार और यूपी के लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस में ज्यादा बैठते भी हैं। और एक और रीजन है कि बिहार और यूपी मिडिल इंडिया से थोड़ा नजदीक है एनआईटी अगरतला से ना, तो होम स्टेट के बाद ज्यादातर लोग तुझे यहाँ बिहार यूपी के दिख जाएंगे। साउथ के भी 10% लोग जैसे यहाँ पे होते हैं, पूरा साउथ मिला दे तो। और वेस्ट बंगाल के भी 8% लोग, वेस्ट बंगाल तो नजदीक ही है ना, फ्लाइट से हार्डली 40 मिनट लगता होगा, तो वहां के भी 8% लोग दिख जाएंगे। बाकी वेस्ट इंडिया के 7% लोग आते हैं। तो ऐसा ही कुछ स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन हर साल मोटा मोटा रहता है एनआईटी अगरतला का। अच्छा भैया, अब थोड़ा बॉयज हॉस्टल के बारे में बता दीजिए। तो देख, एनआईटी अगरतला में 2 बॉयज हॉस्टल है और एक गर्ल्स हॉस्टल है। तो सबसे पहले हम बॉयज हॉस्टल के बारे में देख लेते हैं। तो देख, पहला बॉयज हॉस्टल है आर्यभट्ट का हॉस्टल, जो कि सीनियर्स को मिलता है। सेकंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट इस हॉस्टल में रहते हैं। इस हॉस्टल में अभी एक नया नेस्ट कैफे भी खुला है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और ये रहा तेरा आर्यभट्टा हॉस्टल का ड्रोन व्यू। लेकिन तुझे आर्यभट्टा हॉस्टल से क्या, तू तो फ्रेशी है ना, तो चल देखते हैं कि तुझे कौन सा हॉस्टल अलॉट होगा। तो देख, आरएनटी बॉयज हॉस्टल तुझे अलॉट होता है। आरएनटी का मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उनके नाम पे ही हॉस्टल बना है। ये वाला हॉस्टल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और फोर्थ ईयर स्टूडेंट को अलॉट होता है, ठीक है। टोटल इस हॉस्टल में 7 ब्लॉक है, ऐसे ये देख रहा है, ये 7-8 फ्लोर का है हर ब्लॉक, ठीक है। ऐसे टोटल 7 ब्लॉक है। अब देख, ये जो 7 ब्लॉक है, इस 7 ब्लॉक में एक ब्लॉक में पीएचडी वाले लोग रहते हैं, ठीक है, पीएचडी एमटेक वाले लोग। और 2 ब्लॉक ऐसा है जिसमें फर्स्ट ईयर वाले लोग, मतलब तू लोग जो आएगा उस 2 ब्लॉक में रहेगा। और 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि फोर्थ ईयर वाले सीनियर्स को अलॉट होते हैं, क्योंकि फोर्थ ईयर वाले सीनियर्स को सिंगल रूम मिलता है, इसलिए उनके लिए 4 ब्लॉक है। और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को 2 सीटर रूम मिलता है, मतलब एक रूम में 2 लोग रहते हैं, इसलिए उनके लिए 2 ब्लॉक है। ये ब्लॉक नंबर 4, 5, 6 है।
ऐसे जो ब्लॉक नंबर 1-2 होगा वो तुझे मिलेगा, ठीक है। मान ले कि अब ये दोनों ब्लॉक नंबर 1-2 है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देख, दोनों ब्लॉक के नीचे कॉमन रूम है जिसमें टीवी लगा हुआ है, वहां बच्चे आईपीएल ये सब देखते हैं, कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस है, वहां तो खेल सकता है आराम से रात को जब भी तेरा मन करे, ठीक है। यहाँ पे बॉयज हॉस्टल में नाइट कैंटीन नहीं है, नेस्कैफे भी नहीं है। तो और सिर्फ बॉयज हॉस्टल ही नहीं, नाइट कैंटीन तो पूरे कैंपस में कहीं नहीं है, और ये थोड़ा डिमेरिट है एनआईटी अगरतला का। एक नाइट कैंटीन तो होना चाहिए पर अभी नहीं है। हॉस्टल्स में तुझे वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी, और वाईफाई एक दिन में 2 GB ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है पर स्टूडेंट। पर हॉस्टल में लैन की सुविधा नहीं है, ठीक है। और देख, तू हॉस्टल में खुद का कूलर ये सब नहीं रख सकता, ना ही कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अलाउड है हॉस्टल में, जैसे कि आयरन हो गया या फिर बॉयलर, ये सब अलाउड नहीं है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। फिर भी बच्चे ऑब्वियसली बिना आयरन के कैसे रहेंगे या बिना बॉयलर के, तो ये सब रखते हैं, लेकिन वो खुद के रिस्क पे। अगर वार्डन चेक करने आया और वो पकड़ लिया तो फाइन लग जाएगा, तो ऐसे छुपा छुपा के बच्चे रख लेते हैं फिर भी। ठीक है भैया, समझ गए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। वैसे फर्स्ट ईयर का आरएनटी हॉस्टल जो आपको मिलता है वो बहुत अच्छा होता है, वो ज्यादा पुराना हॉस्टल नहीं है, आपको वो हॉस्टल लाइक 3 स्टार होटल की तरह फील होगा। तो देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में रहते हो तो आपको 2 सीटर रूम मिलता है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं। बाकी थर्ड ईयर से आपको आपका सिंगल रूम दे दिया जाता है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में बच्चे सिंगल रूम में रहते हैं, ठीक है। बाकी तुझे अगर मान ले देखना है अंदर से कि हॉस्टल रूम्स कैसे हैं या फिर और कोई भी जानकारी आरएनटी हॉस्टल से रिलेटेड, तो देख, मैंने चैनल पे ऑलरेडी हॉस्टल का एक ब्लॉग बना के अच्छे से डाला है जिसमें मैंने पूरा हॉस्टल टूर करवाया है, तो ये वीडियो तू एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। चल मैं तुझे थोड़ा सैटेलाइट व्यू हॉस्टल का दिखा देता हूँ। ये देखिए आर्यभट्ट है, जो कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले को मिलता है। ये है आरएनटी जो तुझे और फोर्थ ईयर सीनियर को मिलेगा। ये देख, ये है ब्लॉक 1 और ये है ब्लॉक 2, यही 2 ब्लॉक फर्स्ट ईयर को अलॉट होता है। यहाँ ब्लॉक 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये फोर्थ ईयर वाले सीनियर को अलॉट होता है। और ये जो ब्लॉक है ब्लॉक 3, ये एमटेक और पीएचडी वाले को अलॉट होता है, ठीक है। तो ये है तेरा हॉस्टल जहां तू रहेगा, और ये है गर्ल्स हॉस्टल जिसका नाम गार्गी हॉस्टल है। अच्छा भैया, जब हॉस्टल का बात हो ही रहा है तो गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी लगले हाथों हाथ बता ही दीजिए। तो चल ठीक है, अब गर्ल्स हॉस्टल के बारे में देखते हैं। एनआईटी अगरतला में एक ही गर्ल्स हॉस्टल है जिसका नाम गार्गी हॉस्टल है। इसी में फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक की लड़कियों को रूम अलॉट होता है, और यहाँ भी फर्स्ट ईयर में जो रूम अलॉट होता है वो एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, ठीक है। नाइट कैंटीन यहाँ भी नहीं है। अच्छी चीज है कि यहाँ नेस्कैफे है। आप फर्स्ट ईयर का बॉयज हॉस्टल के बारे में जब बता रहे थे तो नेस्कैफे के बारे में तो आप बताए ही नहीं। बॉयज हॉस्टल में नेस्कैफे नहीं है क्या फर्स्ट ईयर के? मान लीजिए रात बिरात को हमको कॉफी वॉफी पीना हुआ तो हम कहाँ जाएंगे भैया? अच्छा, अगर तुमको रात को कॉफी पीने का मन होगा ना, आना हमारे आर्यभट्ट हॉस्टल, पिलाते हैं तुमको बढ़िया से कॉफी। अरे भैया, एक और अच्छी चीज कि गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट बगल में यहाँ मंदिर भी है। जैसे देख, ये गर्ल्स हॉस्टल का एंट्रेंस हुआ और ये टेम्पल का एंट्रेंस हुआ, ठीक है। तो यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, यहीं पे टेम्पल है, ठीक है। ठीक ही है भैया, वैसे भी लड़की लोग थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा करती है। हम लौंडे लपाटे का तो सिंपल है कि जब भगवान हमारे दिल में है, मंदिर में जाकर क्या। और ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ नीचे गार्डन है, गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फूल ऐसे खिले होते हैं। बताइए, गर्ल्स हॉस्टल में गार्डन का क्या जरूरत था भैया? गर्ल्स हॉस्टल में तो ऐसा ही फूल खिला रहता है। गर्ल्स हॉस्टल में भी कूलर अलाउड नहीं है और ना ही कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अलाउड है। ए भाई, तू हंस क्यों रहा है बे? जोक तो नहीं मारा अभी मैंने। हम क्या सोच रहे थे भैया कि हम लोग तो लौंडे लपाटे हैं, बिना आयरन वायरन किए भी कहीं भी कपड़ा पहन के चले जाते हैं, लेकिन लड़की लोग बिना आयरन के, बिना हेयर ड्रायर के, बिना लिपस्टिक के, बिना आईलाइनर के कैसे रह पाएगी भैया? गवार इंसान, पहली बात तो लिपस्टिक नहीं होता है, लिपस्टिक होता है, ठीक है ना। और ये लिपस्टिक, आईलाइनर, ये सब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कब से आने लगा बे? अरे भैया, मजाक कर रहे थे, दिल पे मत लीजिए। लैंड की सुविधा गर्ल्स हॉस्टल में भी नहीं है। अच्छा, और फर्स्ट ईयर गर्ल्स हॉस्टल के बारे में एक बहुत अच्छी चीज कि ये गार्गी हॉस्टल के अंदर ही एक नया बिल्डिंग बना है जो कि फर्स्ट ईयर को अलॉट हुआ था। पिछली बार ये बिल्डिंग बना था और लास्ट ईयर का वो पहला बैच था जो उस बिल्डिंग में था, यानी कि एकदम ब्रांड न्यू। आरएनटी हॉस्टल से भी नया हॉस्टल है जो कि फर्स्ट ईयर की लड़कियों को अलॉट होता है। क्योंकि ये हॉस्टल बहुत नया है तो लास्ट ईयर वहाँ एक प्रॉब्लम नोटिस किया गया था कि वहाँ नेट अच्छे से नहीं चल रहा था। मतलब नया नया हॉस्टल बना है, वहाँ पे वो वाईफाई का केबल शायद नहीं था लास्ट ईयर, इसीलिए वहाँ वाईफाई का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। पर होपफुली इस बार आपके आने से पहले वहाँ वाईफाई का कनेक्शन अच्छे से हो जाएगा। एक और पॉजिटिव चीज गर्ल्स हॉस्टल के बारे में कि इस हॉस्टल के अंदर ही आपको जिम देखने को मिल जाएगा। क्या लड़की लोग के हॉस्टल में जिम भी है? आप फर्स्ट ईयर लड़का लोग के हॉस्टल में जिम नहीं है? देखिए भैया, नेस्कैफे तक तो ठीक था, लेकिन ये जिम वाला बात हम नहीं सह पाएंगे। पूरा जेई के टाइम पे घर पे बस खाए हैं और पढ़े हैं, एकदम भैंस नियर फैल गए हैं। हम सोचे थे कि कॉलेज जाएंगे तो सबसे पहले जिम ज्वाइन करेंगे, थोड़ा स्लिम ट्रिम होंगे। अरे भाई, लड़कों के लिए भी जिम है, लेकिन वो बॉयज हॉस्टल में नहीं है, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। बीच में मत बुरा कर, मेरे को पहले खत्म करने दे, मैं बताऊंगा ना सब चीज। अरे भैया, बुरा काहे मान गए? एक तो आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं भैया।
हम आपके छोटे भाई जैसे हैं, बुरा मत मानिए। और गर्ल्स हॉस्टल का एक थोड़ा डिमेरिट है कि लड़कियों के लिए इन टाइमिंग 7:30 है। इसका मतलब 7:30 में आपको इस डोर के अंदर एंटर कर जाना है। 7:30 के बाद आप गर्ल्स हॉस्टल के बाहर नहीं रह सकते। 7:30 से अगर आपको थोड़ा सा भी लेट होगा, आप थोड़ा सा भी लेट हॉस्टल में पहुंचे, तो हो सकता है कि आपको वार्डन डांट लगाए कि आप क्या कर रही थी बाहर। ये वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए वार्डन भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि वो नए नए बच्चे आए होते हैं। तो का भैया महिला मित्र के साथ बस 7:30 बजे तक ही रह पाएंगे। ये गर्ल्स हॉस्टल का एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर दिख रहा है। इसके अंदर ही यहाँ पे गार्गी हॉस्टल है और यहाँ पे टेम्पल है। अच्छा भैया, इसी के अंदर है क्या गर्ल्स हॉस्टल? तो ठीक है, मंदिर के बहाने जाएंगे, हम महिला मित्र से मिल के आएंगे। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट चीज हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल में सिर्फ आपको हॉस्टल का रूम, चेयर, टेबल, बेड ये सब दिया जाएगा, ठीक है। आपका गद्दा हो गया या फिर पिलो कवर हो गया या फिर आपका बेडशीट हो गया, ये सब आपको खुद से लाना होता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो अपना बेडशीट ये सब लेके आते हैं और जिस दिन वो एडमिशन लेते हैं उस दिन ही शाम में जाके वो गद्दा और पिलो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर गेट नंबर 2 से खरीद लेते हैं। तो ठीक है भैया, हम घर से बेडशीट और तकिया के खोल लेके आएंगे और वहाँ गद्दा और तकिया ये सब खरीद लेंगे और रात को सूत जाएंगे। हाँ, अब हॉस्टल से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, हॉस्टल में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। तो फर्स्ट ईयर को हॉस्टल अलॉट होता है, मैंने बताया वो बहुत सुंदर है। या आप आरएनटी की बात कर ले या फिर गार्गे की बात कर ले। गार्गे वाला तो अभी नया ही एक बिल्डिंग बना है जो फर्स्ट ईयर को अलॉट होता है। तो आप कुछ भी हॉस्टल के अंदर इलीगल करते हुए पकड़े गए या फिर मान लीजिए आपने लड़ाई झगड़ा बहुत कर लिया, तोड़फाड़ कर दिया, हॉस्टल की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ या फिर कुछ भी ऐसा जिससे हॉस्टल का रूल्स वायलेट हुआ, तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है। अरे नहीं नहीं भैया, लड़ाई झगड़ा विवाद में हम एकदम नहीं फंसना चाहते हैं भैया। आपसे एक फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड लिया जाता है 50,000 का स्टूडेंट वेलफेयर फंड के नाम पे, ठीक है। और देखिए, एक बार आप पकड़े गए, आपसे इतना पैसा ले लिया गया, उसके बाद ये पैसा इंस्टीट्यूट रखेगा और उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको 4 साल नोटिस करेगा। अगर इस 4 साल में आपने फिर वैसा कभी काम नहीं किया तो ये 50,000 आपको वापस कर दिया जाएगा जब आप इंस्टीट्यूट से जा रहे होंगे। और नहीं तो अगर मान लीजिए फिर आप ऐसे कोई एक्टिविटी में पकड़े गए तो जो भी इंस्टीट्यूट का आपने नुकसान किया है इस 50,000 में से कट करके वो इंस्टीट्यूट रख लेगा। फिर एक बार और आप पकड़े गए, एक बार और आपका पैसा कटेगा, ऐसा होता है, ठीक है। और ये मैंने कहां से लिया है, देखिए जो आपका हॉस्टल फॉर्म आता है ना, उस फॉर्म के पॉइंट नंबर 28 में ये एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। और जब आप हॉस्टल का एडमिशन लेने आते हो तो इस फॉर्म को फिलअप करके आप नीचे साइन करके हॉस्टल को देते हो, ठीक है। तो ये उसी फॉर्म का पॉइंट नंबर 28 है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि हॉस्टल के अंदर आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हॉस्टल का रूल वायलेट हो, ठीक है। तो हॉस्टल में आपको ध्यान रखना है, कोई भी बदमाशी नहीं करनी है। मैं आपको हॉस्टल स्टोरीज बता सकता हूँ। देखिए, हॉस्टल्स में बर्थडे ये सब सेलिब्रेट करना अलाउड नहीं है, ठीक है। लाइक हॉस्टल के बाहर जाके आप सेलिब्रेट कर सकते हो लेकिन हॉस्टल के अंदर नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ था कि एक बार मेरे ही फ्लोर पे मेरे ही दोस्त का बर्थडे था, तो वहां पे 3-4 लोग ने बम फोड़ दिया था। नीचे से गार्ड आया, वीडियो बना के ले गया, फिर फाइन लगा था, ठीक है। एक और इंसिडेंस हुआ था, मैं ब्लॉक बी में रहता था, ब्लॉक ई में ये इंसिडेंस हुआ था। वो जो ग्लासेस होते हैं ना, विंडो के ग्लासेस, ये सब तोड़फाड़ कर दिए थे और जो सीसीटीवी लगा था उसके साथ थोड़ी छेड़खानी कर दी थी बच्चों ने। तो पूरे के पूरे फ्लोर पे फाइन लगा था। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हॉस्टल्स के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हॉस्टल के अंदर आप कुछ भी ऐसा नहीं करिएगा जो हॉस्टल के रूल को वायलेट करे, ठीक है। ठीक है भैया, समझ गए, आगे चलिए। बहुत बताते हैं आप एक ही चीज बार बार। ठीक है भैया, हॉस्टल के बारे में बहुत सारा जानकारी हो गया। अब तनी मेस के बारे में बताइए कि मेस का खाना कैसा है। ठीक है, चल अब मेस के बारे में देखते हैं। देख, सबसे पहले बॉयज मेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ एक एवरेज फूड मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करके मत आना, दुख होता है, ठीक है। खाना कब कब मिलता है? ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है। ब्रेकफास्ट सुबह 7 से 9 मिलता है, लंच आपका 12 से 2 मिलता है, शाम में 5 बजे के आसपास चाय और बिस्किट मिल जाएगा आपको, और रात को डिनर मिलता है 7 से 9, ठीक है। ये टाइमिंग होता है और खाना एवरेज होता है, मैं पहले बता दूं। और जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको वीक में 7 दिन में 6 दिन नॉनवेज मिलता है और ये नॉनवेज हमेशा रात के टाइम पे मिलता है। ये चीज बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों के लिए है, ठीक है, ये नॉनवेज वाली चीज। अब गर्ल्स हॉस्टल के मेस फूड की बात कर ले तो देख, तो गर्ल्स हॉस्टल का मेस फूड कंपैरेटिवली बॉयज हॉस्टल से बढ़िया है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल का एक ही मेस है जिसमें फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक का खाना बनता है। तो ऑब्वियसली अच्छा बनाएंगे क्योंकि यहाँ सीनियर्स भी खा रहे हैं। बॉयज हॉस्टल में क्या है कि जूनियर्स के लिए अलग मेस है, फर्स्ट ईयर के लिए अलग मेस है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए अलग मेस है। तो जब आप लोग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आ जाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर से बढ़िया खाना मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको सहना पड़ सकता है। एवरेज फूड है, इसीलिए खाने से कोई भी ज्यादा उम्मीद आप ना रख के आइए। कैंटीन्स अवेलेबल है, आप कैंटीन्स में खा सकते हो, कैंपस में बहुत सारी जगह कैंटीन्स अवेलेबल है, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी आपको फूड मिल जाएगा। पर मेस का खाना थोड़ा रुला देता है फर्स्ट ईयर में, स्पेशली लड़कों के केस में। और यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में भी आपको ब्रेकफास्ट देखने को मिल जाएगा, लंच मिल जाएगा, डिनर मिल जाएगा, टाइमिंग वही सेम रहता है। और गर्ल्स हॉस्टल के मेस में टीवी भी लगा हुआ है। एडिशनली यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में स्नैक्स भी मिलता है। हम लोग को बस चाय बिस्कुट और लड़की लोग को स्नैक्स, कुछ तो घोटाला लग रहा है यहाँ पे। और किसी को और डिटेल में जानना हो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को मेस का रूटीन ही दिखा देता हूँ। ये बॉयज हॉस्टल का मेस का रूटीन है, यहाँ आप लोग वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो। यहाँ देखिए, इवनिंग में सिर्फ आपको स्नैक्स में टी और बिस्किट मिलता है, जबकि गर्ल्स हॉस्टल के मेस के रूटीन को अगर आप नोटिस करें
तो यहाँ इनके लिए स्नैक्स का एक पूरा सेक्शन अलग से बना हुआ है, जहाँ उनको पानी पूरी, दूध, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, चाउमीन ये सब मिलता है। बस लड़की लोग को ही स्नैक्स मिल रहा है, ये तो गलत बात है भैया। हमको भी पानी पूरी, चाउमीन, गुलाब जामुन, मोमो ये सब बढ़िया लगता है भैया। ऐसा ही इतना पैसा थोड़ी ना होगा। पर तू तो बोल रहा था कि कॉलेज में आके तुझे जिम करना है, जिम ज्वाइन करेगा। तो जब तू जिम ज्वाइन करेगा तो तेरा स्नैक्स से क्या वास्ता भाई? तेरे लिए तो स्नैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। अच्छा भैया, कैंपस में रैगिंग वैगिंग तो नहीं होता है ना? इस सब चीज से हमको बहुत डर लगता है भैया। नहीं यार देख, इस कॉलेज में कोई भी रैगिंग नहीं होता है, एकदम रैगिंग फ्री कैंपस है। हाँ, कॉलेज में एक इंट्रो कल्चर है। अगर सीनियर तेरे से कहीं मिले या फिर तू कभी कोई सीनियर को जानता हो या फिर कुछ भी सीनियर से इंटरेक्ट हुआ तो वो तेरा इंट्रो ले सकते हैं। इंट्रो क्या होता है कि तुझे अपने बारे में सीनियर्स को बताना होता है कि तू कहाँ से है, कब क्लास 10th कंप्लीट किया, कब क्लास 12th कंप्लीट किया, कौन से बोर्ड से पढ़ा है, जेईई में कितना नंबर आया है, यहाँ कौन सा ब्रांच मिला है, ऐसा। पर यहाँ रैगिंग एकदम नहीं होता। इधर आओ, इधर आओ। कौन से ईयर से हो? फर्स्ट ईयर से हो? जी भैया, इंट्रो दो। इंट्रो का फॉर्मेट पता है ना? चलो इंट्रो दो। गुड मॉर्निंग भैया। ए, हाथ ऐसे कौन रखता है सीनियर के सामने? हाथ पीछे करो, सब नीचे। हाँ, स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग भैया, माय नेम इज सोमेश राज। I am from Hajipur, Bihar. I have completed my class 10th from Rangpo Senior Secondary School, which is affiliated to CBSE. फुल फॉर्म बोलना होता है, शॉर्ट फॉर्म नहीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होगा। जेई को जेई नहीं बोलना है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलना है। चलो चलो, स्टार्टिंग से। गुड मॉर्निंग भैया, माय नेम इज सोमेश राज। बहुत देर रुक गए तुम बीच में, फिर से। आई हैव क्लियर्ड जेई मेंस एग्जाम। खत्म, बाय बाय। शुरू से। गुड मॉर्निंग भैया, माय नेम इज सोमेश राज। आई गॉट अ सीट इन CSE डिपार्टमेंट इन NIT अगरतला। खत्म। CSE? शुरू से, शुरू से। गुड मॉर्निंग भैया, शुरू से। गुड मॉर्निंग भैया, स्टार्टिंग से। गुड मॉर्निंग भैया। इंट्रोडक्शन तो आना चाहिए तुमको। 4 साल बाद जब जाओ कंपनी में जॉब लेने तो इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? पता है कहाँ हुआ तिवारी? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलने गए थे, उधर एक भैया पकड़ लिए, बार बार इंट्रो लिवा रहे थे। CBSE बोल दिए तो बोल रहे नहीं, पूरा बोलो। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोल रहे हैं, जेई नहीं होता है। सब चीज का फुल फॉर्म बार बार बोल रहे थे कि शुरू से बोलो, शुरू से बोलो। माथा खराब कर दिए, 4 घंटा से पकड़ के रखे हुए थे। अब समझ में आया, यहाँ रैगिंग को रैगिंग नहीं बोलते हैं, इंट्रो बोलते हैं। नहीं यार देख, तू इसे गलत तरीके से ले रहा है। तू फ्रेशर है ना, इसलिए अभी तू समझ नहीं पा रहा है। पता है क्या होता है, जो सीनियर स्टार्टिंग में तेरा इंट्रो लेता है ना, उसी सीनियर के साथ तेरी बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है कॉलेज में। क्योंकि मोस्टली तेरा इंट्रो तेरे स्टेट वाले सीनियर से लेंगे, वो तुझे जानेंगे, कभी भी तुझे दिक्कत होगा तो उनके ही पास जाएगा। तो स्टार्टिंग में अच्छा होता है कि खुद इंट्रोड्यूस करे सीनियर को, ताकि जब भी तुझे कैंपस में कोई प्रॉब्लम हो तो तू सीनियर के पास जाए, उनसे हेल्प ले पाए। और बिलीव यू मी, वही सीनियर के साथ तेरी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अच्छी होगी। जो तुझे स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे यार ये भैया ने पकड़ लिया, मेरे से 10 मिनट इंट्रो लिया, परेशान कर दिया, वैसा। तो ये कॉलेज का कल्चर है, ये हर कॉलेज में होता है। अब ये तेरे ऊपर है कि तू ये पूरे सिनारियो को कैसे लेता है। अच्छा भैया, NIT अगरतला में और कौन कौन सा फैसिलिटी अवेलेबल है? देख, अगर फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ NIT अगरतला में सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ड्री की सुविधा है, वाईफाई तेरे को मिल जाएगा, तेरे को यहाँ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, अच्छा साफ पानी पीने का मिल जाएगा तेरे हॉस्टल में। यहाँ NIT अगरतला के अंदर ही पोस्ट ऑफिस भी है। देखिए, NIT अगरतला का मान ले कैंपस है तो इसके अंदर ही यहाँ पोस्ट ऑफिस है। मान ले तू अभी NIT आएगा तो वो जो ठंड में ओढ़ के सोने वाला होता है ना, रजाई तोशक ये सब, तो तेरे मम्मी पापा घर से कुरियर कर सकते हैं और वो डायरेक्ट यहाँ NIT अगरतला के पोस्ट ऑफिस में आ जाता है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है, तेरे को कैंपस में 4-5 ATMs भी दिख जाएंगे, कैंटीन तो है ही और सिक्योरिटी तो आपको NIT देता ही है। अब चल कुछ और भी फैसिलिटीज देख लेते हैं। देख, NIT अगरतला में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और वो CSE बिल्डिंग के जस्ट बगल में है। देख, ये है CSE बिल्डिंग और ये है तेरा लाइब्रेरी। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे चेयर्स, टेबल, लाइटिंग, फैन, एकदम सब चीज बहुत ही अच्छा है। रात को कुछ लाइब्रेरी ऐसा दिखता है और यहाँ पे बहुत सारे तरीके का बुक है। तेरे को एकेडमिक्स के तो सारे बुक मिल ही जाएंगे। एकेडमिक्स के साथ साथ यहाँ नॉन एकेडमिक्स के भी बुक्स हैं, जैसे कि तेरा नॉवल हो गया, फिक्शन हो गया, या फिर किसी को हिंदी साहित्य पढ़ना अच्छा लगता हो, मैगजीन्स अवेलेबल है। यहाँ नीचे न्यूज़पेपर भी रखा होता है डेली का। मतलब यहाँ का लाइब्रेरी एकदम टॉप नॉच है। तू यहाँ से बुक इशू करवा सकता है और एक टाइम पीरियड के बाद तू पढ़ के वो बुक रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस लाइब्रेरी के अंदर ही एक है डिजिटल लाइब्रेरी, वहां पे AC लगे हुए हैं। पूरे के पूरे लाइब्रेरी में AC नहीं है, पूरा का पूरा लाइब्रेरी में तू यहाँ देख सकता है फैंस ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन एक सेक्शन है डिजिटल लाइब्रेरी, वहां पे AC लगा हुआ है, तो वहां पे बैठ के आराम से पढ़ सकता है। अगर तू मुझसे पर्सनली पूछेगा ना कि भाई आपको NIT अगरतला का सबसे बढ़िया चीज क्या लगता है, तो मैं लाइब्रेरी ही बोलूंगा। क्योंकि हमारा जो ग्रुप था 4 लोगों का, वो पूरा का पूरा टाइम लाइब्रेरी में ही रहता था। हमने पूरा सेकंड ईयर अपना लाइब्रेरी में ही गुजारा है। क्योंकि देख, यहाँ पे CSE डिपार्टमेंट है, अगर क्लासेस होते थे तो हम यहाँ से क्लास चले जाते थे, फिर हम वापस आके लाइब्रेरी में पढ़ने लगते थे। अगर हमें पढ़ने का मन नहीं हुआ तो हम
मूवी भी लाइब्रेरी में ही देख लेते थे, वहीं पे नैप ले लेते थे। अगर हमें भूख लगा तो यहाँ पे देख, यहाँ पे सीएससी कैंटीन है, ठीक है, सीएससी बिल्डिंग ये है और सीएससी का कैंटीन भी यहीं पे है, तो हम यहीं पे खा लेते थे, फिर वापस लाइब्रेरी चले जाते थे। हमारा ऑलमोस्ट सेकंड ईयर का टाइम यहीं पे गुजरा है। रूम पे तो हम बस रात को जाते थे सोने, बाकी दिन भर हम लाइब्रेरी में ही रहते थे। मतलब हमारा पहला घर लाइब्रेरी था और दूसरा घर हमारा अपना हॉस्टल रूम था। एनआईटी अगरतला में 20 बढ़िया ऑडिटोरियम भी है। मान ले बाहर से कोई स्पीकर है तो स्पीकर सेशन यहाँ पे होता है। जैसे लास्ट ईयर नेहा मैम का स्पीकर सेशन हुआ था, वो भी इसी ऑडिटोरियम में हुआ था। यार मैं आज एनआईटी अगरतला आया था और यहाँ मेरे को ज्यादा ऑडियंस नहीं मिली यार। आपके नीचे बैठने का तरीका। बाकी इस ऑडिटोरियम में नुक्कड़ नाटक हो गया, नाच गाना बजाना सब यहाँ होता है। अगर मान ले कुछ प्रोजेक्टर पे दिखाया जा रहा हो, जैसे चंद्रयान जब लैंड हो रहा था तो यहाँ पे बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा था और हमने लाइव देखा था कि चंद्रयान कैसे चांद के सरफेस पे लैंड हो रहा है। और भी छोटे मोटे बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ होते हैं। जब तू लोग यहाँ आएगा तो तेरा इंडक्शन प्रोग्राम जो होगा वो भी इसी में होगा। इसके अलावा एनआईटी अगरतला में एक सेमिनार हॉल भी है जो कि लास्ट ईयर ही बना है एकदम, ये तो ब्रांड न्यू है और इसकी कैपेसिटी इस वाले ऑडिटोरियम का ऑलमोस्ट दुगना है, ठीक है। अगर मान ले कोई बड़े स्पीकर आ रहे हैं या फिर कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो वो इस सेमिनार हॉल में होता है। जैसे लास्ट ईयर डॉक्टर तनु जैन मैम आई थी, उनका सेशन इसी सेमिनार हॉल के अंदर कंडक्ट हुआ था और उनके सेशन में एक सीट भी खाली नहीं थी इस सेमिनार हॉल की। ये सेमिनार हॉल मेन बिल्डिंग के ठीक सामने है, मतलब नॉलेज पार्क के बगल में। एनआईटी अगरतला में तेरे को हॉस्पिटल भी देखने को मिल जाएगा। अगर मान ले तू यहाँ आया, तेरे को नॉर्मल थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो यहाँ पे सब चीज का दवा तुझे मिल जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बस वो नोट कर लेते हैं कि ये बच्चा ये वाला दवा लेके गया है, इसका इनरोलमेंट नंबर ये है। मतलब उनके पास रिकॉर्ड रहता है कि तू कौन सा दवा यहाँ से लेके गया है। बाकी पैसे नहीं लगते। एडमिशन के टाइम पे ही मेडिकल फी के नाम पे थोड़ा चार्ज शायद पहले ही ले लिया जाता है। अच्छा, लेकिन एक और चीज, ये ज्यादा अच्छा होगा कि तू खुद का मेडिकल किट लेके आए जिसमें नॉर्मल फीवर का दवा, सर दर्द, खांसी वासी, ये सब का नॉर्मल दवा, हैंडी प्लस ये सब हो। क्योंकि अचानक तेरा पेट दर्द हुआ या फिर कुछ भी ऐसा कहीं कट वट गया तो तू बार बार हॉस्पिटल तो नहीं जाएगा अपने हॉस्टल रूम से। तो छोटा मोटा दवा तू खुद का लेके आना। स्पेशली अगर तू ट्रेन से आ रहा है तो तेरे पास एक मेडिकल किट जरूर होना चाहिए। मान ले कि तेरे को ट्रेन में थोड़ा सर दर्द हो गया या फीवर हो गया तो ये फेवरेबल होता है कि तुम अपना मेडिकल किट लेके ही आए। अब चल इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के बारे में बात करते हैं। एनआईटी अगरतला में इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के पीछे तेरे को लेक भी देखने को मिल जाएगा। कोई भी बाहर का आदमी आता है तो वो इसी गेस्ट हाउस में स्टे करता है। जैसे मैंने बोला कि लास्ट टाइम नेहा मैम आई थी, वो भी इसी गेस्ट हाउस में थी। डॉक्टर तनु जैन मैम आई थी, वो भी इसी गेस्ट हाउस में थी। जब एडमिशन होगा तो तेरे पेरेंट्स आएंगे, वो भी इसी गेस्ट हाउस में रहेंगे। तेरा जिस दिन एडमिशन होगा उसी दिन तेरे को हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। तू तो अपने हॉस्टल में रहेगा लेकिन तेरे पेरेंट्स इसी गेस्ट हाउस में रहेंगे। लेकिन एक और ध्यान देने वाली चीज कि इस गेस्ट हाउस में लिमिटेड रूम्स है और ये एनआईटी अगरतला पहले ही नोटिस निकालता है कि जो गार्जियंस आ रहे हैं बच्चे के साथ एडमिशन के टाइम पे, वो या तो अगरतला में खुद के लिए रूम अरेंज कर ले या फिर इंस्टीट्यूट के पास गेस्ट हाउस भी है लेकिन वहां लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। तो यहाँ इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के लिए रूम्स प्री बुक करना होता है। जब तू एडमिशन के लिए यहाँ आएगा तेरे को उससे पहले ही मेल करके यहाँ के गेस्ट हाउस का रूम बुक करना होता है। यहाँ पे तेरे को प्राइसेस दिख रहे होंगे कि अगर सिंगल रूम चाहिए तो 800 रुपए, अगर डबल बेडेड रूम चाहिए तो 1200 रुपीज। ये पर नाइट के चार्जेस है, ठीक है। एक दिन स्टे करना है तो इतना रुपया लगेगा। अब तुझे ये कैसे पता चलेगा कि कब इस वाले मेल पे मेल करके गेस्ट हाउस बुक करना है? तो देख, एनआईटी अगरतला का वेबसाइट है, तो एनआईटी अगरतला नॉर्मल सर्च करेगा तो ये जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा ये वेबसाइट है। अगर ये वेबसाइट तू खोलता है तो कुछ ऐसा खुलता है। यहाँ नीचे देख, यहाँ नोटिस सेक्शन दिख रहा होगा तुझे। इस नोटिस सेक्शन पे हमेशा ध्यान देते रहना कि कब तेरा नोटिस निकल रहा है। एक नोटिस निकलता है जिसमें तेरा सारा इंफॉर्मेशन दिया होता है कि आपको गेस्ट हाउस कहाँ से और कब बुक करना है। ये देख रहा है, ये लास्ट टाइम जो नोटिस निकला था उसी का स्क्रीनशॉट है। ऐसे तेरे लिए भी नोटिस निकलेगा और जैसे नोटिस निकलेगा तो उस नोटिस में दिए गए मेल पे मेल करके फिर गेस्ट हाउस बुक कर लेना ताकि तेरे पेरेंट्स को दिक्कत ना हो। वरना देख, अगरतला जो सिटी है वो एनआईटी अगरतला से 20-21 किलोमीटर दूर है, वहां जाके रहना पड़ेगा क्योंकि एनआईटी अगरतला के आसपास ऐसा कोई होटल नहीं है जहां रूम्स अवेलेबल हो। तेरे पेरेंट्स को जाके 20-21 किलोमीटर दूर ही रहना पड़ेगा अगरतला में रूम लेके। तो इसीलिए जैसे ही ऐसा नोटिस है तू रूम जल्दी से जाके बुक कर लेना ताकि तेरे पेरेंट्स को दिक्कत ना हो। अच्छा भैया, आप थोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए। सुने हैं कि वहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। बोला जाता है कि एनआईटी अगरतला का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सारे एनआईटी में सबसे बढ़िया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम
नाम पे है और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हर तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध है। जैसे कि तेरा बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, यहाँ तो देख सकता है बास्केटबॉल कोर्ट है जो कि बहुत अच्छा है। बाहर से बास्केटबॉल कोर्ट देखने में कुछ ऐसा दिखता है। देख, ये है बास्केटबॉल कोर्ट। यहाँ बच्चे सामने बास्केटबॉल खेलते हैं, या फिर फर्स्ट ईयर में गेम्स पीरियड होता है आपका, उसमें भी बच्चे यहाँ पे बास्केटबॉल खेलने आते हैं। यहाँ पे टेबल टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट भी है जहाँ पे बच्चे सुबह सुबह बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस खेलने आते हैं। और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका योगा रूम हो गया, जो लोग सुबह सुबह योगा करते हैं उनके लिए रूम्स हैं, कबड्डी कोर्ट हो गया, खो खो कोर्ट हो गया, हैंडबॉल का कोर्ट हो गया। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर फुटबॉल ग्राउंड भी है और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर क्रिकेट ग्राउंड भी है जो कि आरएनटी हॉस्टल के जस्ट बगल में है। और उस क्रिकेट ग्राउंड के बगल में वॉलीबॉल कोर्ट है। इसी क्रिकेट ग्राउंड में कोई भी फंक्शन हुआ या फेस्टिवल, जैसे होली हो गया आपका या रामनवमी हो गया, ये सब फेस्टिवल इसी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। छठ पूजा भी इसी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बनाया गया था। वो लोग गड्ढा खोद देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं और फिर सुबह का अर्घ जो होता है। मतलब इस कैंपस के अंदर आपको एक फुटबॉल ग्राउंड भी देखने को मिलेगा, एक क्रिकेट ग्राउंड भी देखने को मिलेगा। मतलब टोटल 2 ग्राउंड है इस कैंपस में। मतलब जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ स्पोर्ट्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एडिशनली इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको लड़कों का जिम भी मिल जाएगा। तो अगर आप जिम करते हो या जिम जाने का सोच रहे हो तो इस कॉम्प्लेक्स में आपको जिम भी मिल जाएगा। ये आपके निशांत भैया है जो कि ईआई डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारे ही बैच के हैं और ये डेली जिम जाते हैं। ऐसे भैया मोटा गए हैं आप भी, जिम जाया कीजिए। देख रहे हैं निशांत भैया कितना बढ़िया दिख रहे हैं। और भी अगर आप लोगों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ जानना है या फिर देखना है तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का टूर आप लोगों को करवाया है। ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ एनआईटी अगरतला में चिल्ड्रंस पार्क भी है जो कि फैकल्टी क्वार्टर के बगल में है। यहाँ मान लीजिए फैकल्टी क्वार्टर है तो यहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क भी है और इसके ठीक सामने कोकोनट गार्डन भी है। अगर मैं आपको मैप में दिखा पाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ जो सैटेलाइट व्यू था उसमें कोकोनट गार्डन भी विजिबल था। ये पूरा एनआईटी अगरतला का सैटेलाइट व्यू है। यहाँ पे आपको कोकोनट गार्डन दिख रहा होगा। ये कोकोनट गार्डन का पेरीफेरी है, ये आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। अंदर जनरली बच्चे नहीं जाते क्योंकि ऐसा होता है, मतलब कोकोनट गार्डन है, थोड़ा जंगल टाइप का है तो बच्चे इधर उधर घूम ना हो जाए, लेकिन बहुत लोग ये पेरीफेरी घूमना पसंद करते हैं तो ये आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा भैया, हम घर से वहाँ आएंगे तो ये साबुन शैम्पू ये सब छोटा मोटा सामान तो लेके नहीं आएंगे, तो ये सब स्टूडेंट का छोटा मोटा सामान वहाँ कैंपस के अंदर मिल जाता है ना भैया? हाँ यार देख, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। एनआईटी अगरतला के कैंपस के अंदर ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे तेरी जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा जो भी तेरे को हॉस्टल में चाहिए होता है। और अगर तेरे को स्नैक्स ये सब खाने का मन है तो वो सब भी यहाँ पे मिल जाएगा। जनरली बच्चे यहाँ पे सामने जाके स्नैक्स हो गया, समोसा, कचौरी या फिर जूस ये सब इंजॉय करते हैं। बाकी हॉस्टल का सामान, कर्टेन्स ये सब और नॉर्मल कपड़े तेरे को यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन ब्रांडेड क्लॉथ नहीं। ब्रांडेड क्लॉथ के लिए तुझे अगेन अगरतला सिटी ही जाना होगा। अच्छा भैया, एनआईटी अगरतला में और कौन कौन सा डिपार्टमेंट अवेलेबल है? देख, एनआईटी अगरतला में बहुत सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल है, जैसे कि बायो इंजीनियरिंग हो गया, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, हर तरीके के डिपार्टमेंट तेरे को यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तो देख भी सकता है, ये सिविल बिल्डिंग है, ये तेरा इलेक्ट्रिकल और ईसीई बिल्डिंग, ये एक ही बिल्डिंग है। ये साइड इलेक्ट्रिकल वाले लोग रहते हैं और ये साइड ईसीई वाले। ये सीएससी का बिल्डिंग है, यहाँ पे लाइब्रेरी है और भी ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट के बिल्डिंग तेरे को कैंपस में दिख जाएंगे। अच्छा भैया, एनआईटी अगरतला में एकेडमिक्स प्रेशर होता है क्या भैया? कितना फ्री टाइम मिलता है बच्चा को वहाँ कॉलेज में? देख, एकेडमिक्स प्रेशर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में कोई एकेडमिक प्रेशर नहीं होता। यहाँ फर्स्ट ईयर में सब लोगों को एक ही चीज पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर से आपका डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं होता। फर्स्ट ईयर में सब लोग एक ही साथ पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का बच्चा, सीएससी का बच्चा, सिविल का बच्चा, बायोटेक का बच्चा, सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर से आप लोगों को अलग अलग नहीं करते। सेकंड ईयर में जब आप जाओगे तो आपका अपना डिपार्टमेंट में क्लासेस होंगे। फर्स्ट ईयर में सब लोगों को एक साथ ही रखते हैं, कॉमन क्लासेस होता है। नॉर्मल आपके जो मिड सेम्स या एंड सेम्स होंगे वो आप नॉर्मल एक वीक पहले से भी पढ़ के आराम से बहुत अच्छे से दे सकते हो। हमारे दोस्तों ने तो एक एक रात पढ़ के मिड सेम्स और एंड सेम्स दिए हैं फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर में हमारी सीजी भी 9 से ज्यादा ही थी। मतलब कि आप अपना सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हो। आपके पास बहुत टाइम अवेलेबल होता है फर्स्ट ईयर में। तो आप लोग क्लब एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम मिलता है। अच्छा भैया, तो एक बार सारा क्लब्स के बारे में बता दीजिए। देख, यहाँ पे तेरे को हर तरीके का क्लब मिल जाएगा। जैसे कि मल्हार क्लब हो गया। इसमें क्या होता है, अगर तेरे को सिंगिंग या डांसिंग ये सब पसंद है तो तू इस क्लब में जा सकता है। यहाँ पे ईसेल भी है जो कि स्टार्टअप कल्चर प्रमोट करता है कॉलेज में। एनिमा भी है जो कि एरो क्लब है। अगर मान ले तेरे को प्लेन ये सब बनाना फैसिनेट करता है तो तू ये क्लब ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे डीसीसी भी है, डेवलपर्स एंड कोडर्स क्लब, जो कि कोडिंग क्लब है। अगर तुझे कोडिंग करना पसंद है तो तू ये क्लब ज्वाइन कर सकता है। वैसे कॉलेज का कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं और बहुत सारे सीनियर्स आपको कॉलेज में गाइड करने को मिल जाएंगे अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो। कॉलेज में बिजनेस क्लब भी है, एनएलसी भी है। एनएलसी क्या है, अगर तेरे को पोइट्री ये सब पसंद
पसंद है या फिर कविता ये सब लिखना या फिर डिबेट पसंद है तो तू ये क्लब ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे अनार्क भी है जो कि रोबोटिक्स क्लब है, अगर तेरे को रोबोट बनाना ये सब अच्छा लगता है तो तू ये क्लब ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे तेरे को पिक्सल्स भी है जो कि फोटोग्राफी क्लब है, अगर तेरे को वीडियो एडिटिंग फोटोग्राफी ये सब अच्छा लगता है तो तू ये क्लब ज्वाइन कर सकता है। कहने का मतलब कॉलेज में हर तरीके के बच्चों के लिए क्लब्स अवेलेबल है, तेरे को जो भी अच्छा लगता है उसके रिगार्डिंग क्लब होगा ही होगा, तू वो क्लब में जा सकता है, उस क्लब को एक्सप्लोर कर सकता है। ये सारे क्लब्स के इंस्टाग्राम हैंडल्स तेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके तू उनके इंस्टा हैंडल को एक्सप्लोर कर सकता है। अच्छा भैया, एनुअल फेस्ट होता है क्या एनआईटी अगरतला में? हाँ यार देख, एनुअल फेस्ट होता है एनआईटी अगरतला में। यहाँ के एनुअल फेस्ट का नाम है मोक्ष, जो कि 3 दिन का होता है। एक दिन आपका डीजे नाइट होता है, एक दिन आपका कल्चरल शो होता है, फैशन शो ये सब, और एक दिन आपका लाइव कंसर्ट होता है। ये कल्चरल फेस्ट मोक्ष फेब और मार्च के बीच में होता है। अब भैया टेक फेस्ट भी होता है क्या वहाँ? हाँ, एनआईटी अगरतला में टेक्निकल फेस्ट भी होता है जिसका नाम आयाम है। लास्ट टाइम जब टेक्निकल फेस्ट हुआ था तो असनीर ग्रोवर सर आए थे, वीरेंद्र चौहान आए थे, सौम्या सिंह आई थी और भी कुछ स्पीकर आए थे। और टेक्निकल फेस्ट के रात में आपका प्रॉम नाइट होता है। राष्ट्रीय टेक्निकल एकेडमिक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें डॉक्टर तनु जैन मैम आई थी और डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित आए थे। अभी आप डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित को नहीं जानते होगे, पर आप जब कॉलेज आओगे तो आप जान जाओगे, क्योंकि मैथ्स में इन्हीं के यूट्यूब वीडियो देख के पूरा कॉलेज पास हो। नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यदि आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हायर मैथमेटिक्स को जाता है तो आपके लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत हेल्पफुल है। फेस्ट ये सब तो ठीक है भैया, ये बताइए कि वहाँ कॉलेज में और कौन कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं वहाँ के बच्चे? देख यार, यहाँ कॉलेज में सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, छठ पूजा हो, ईद हो, गणेश चतुर्थी हो, महाशिवरात्रि हो, सरस्वती पूजा हो, सारे के सारे फेस्टिवल। जले घर सजे खुशियां हैं हर रोज। और अगरतला की एक और खास बात की, इस शहर का दुर्गा पूजा बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ का मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के टाइम पे 3-4 दिन तू सिटी में जाएगा तो तुझे अगरतला जैसा नहीं दिखेगा, वो एक अलग ही दुनिया जैसा फील होगा, अलग ही माहौल होता है। सब लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मेला लगा होता है, बच्चे बूढ़े सब लोग वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, और इस दिन तू सिटी लाइफ एंजॉय कर पाएगा अगरतला में। अरे तू उधर क्या देख रहा है, इधर देख, सुन रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ भैया, हमारे यहाँ रक्षाबंधन भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तू आना फिर देखना यहाँ कितने अच्छे से लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। वो जो गार्गी हॉस्टल के बगल में मंदिर था ना, उसी मंदिर में लड़कियां राखी बांधती है सबको। क्या बात कर रहे हैं भैया, कॉलेज भी आके बहन ही बनेंगे।
भाई जिस हिसाब से तेरे लक्षण है ना, तेरी बहन भी नहीं बनेगी। लेकिन भैया सही में अच्छा तो नहीं लगेगा, पहली बार जिंदगी में खुद से राखी बांधेंगे। तो ठीक है भैया, एक बहन बना लेंगे कॉलेज में, लेकिन एक ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा भैया, अब थोड़ा फी स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो चल अब NIT अगरतला का फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो ट्यूशन फी है पर सेमेस्टर वो 62,500 लगता है, और जो हॉस्टल और मेस फी है वो अप्रॉक्स 30,000 लगता है। मतलब अगर ग्रैंड टोटल कर दे तो 92,500, मतलब 90,000 के आसपास आ रहा है तुझे एक सेमेस्टर का। और तेरा इंजीनियरिंग टोटल 8 सेमेस्टर का होगा, मतलब 7,40,000 रुपया। जब तू पहली बार आएगा तो हॉस्टल और मेस फी तेरा 33,000 या 35,000 के आसपास भी लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, वो कॉशन मनी ये सब भी लेते हैं। लेकिन उसके बाद तेरा 30,000 के अप्रॉक्स मान ले, वो 28,000 से 30,000 ऐसा लगेगा। तो ओवरऑल तेरा पूरा का पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा 7 लाख के अप्रॉक्स। और ये उन बच्चों के लिए है जिनका फैमिली इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अगर फैमिली इनकम 5 लाख से कम है तो फिर फी रिमिशन होता है। अब चल उस फी रिमिशन के बारे में मैं तुझे बताता हूँ। हॉस्टल फी और मेस फी में कभी फी रिमिशन नहीं होता, ये सबको देना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तेरा कैटेगरी कौन सा है या फिर तेरा फैमिली इनकम कितना है। इसका मतलब कि ये तेरा 28 से 30,000 रुपया हर सेमेस्टर लगेगा, ठीक है। देख, फी रिमिशन सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी पे होता है। जो तेरा पढ़ने का पैसा लग रहा है ना 62,500 रुपया पर सेमेस्टर, उस पे फी रिमिशन होता है। तो मैंने बहुत सारे केसेस बनाए हैं, चल हर केस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर तू SC या फिर ST स्टूडेंट है तो तेरा ट्यूशन फी 1 भी रुपया नहीं लगेगा। इसका मतलब कि ये 62,500 रुपीज तेरे को पे नहीं करना पड़ेगा कभी भी। इसका मतलब कि तेरा 62,500 इंटू 8 करेगा, मतलब 5 लाख रुपया जैसे बच जाएगा अगर तू SC या ST स्टूडेंट है। अब केस 2 है कि अगर तेरा फैमिली इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो तुझे फुल ट्यूशन फी देना पड़ेगा। ये वाला केस मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। ऑलमोस्ट तेरा बीटेक 7 लाख के आसपास में कंप्लीट हो जाएगा। और इन दोनों केस में, केस 1 और केस 2, इन दोनों केस में इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होता। SC ST स्टूडेंट है फिर भी तेरे को इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने का जरूरत नहीं है। अगर तेरा फैमिली इनकम 5 लाख से ज्यादा है और तू फुल पेमेंट देके कॉलेज में पढ़ रहा है तो तुझे फैमिली इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने का कोई जरूरत नहीं है। चल केस 3 देख लेते हैं। अगर तेरा फैमिली इनकम 1 से 5 लाख के बीच है तो तेरे को 1/3 ऑफ ट्यूशन फी देना पड़ेगा, और प्लस हॉस्टल तो लगेगा ही। हॉस्टल फी ये सबको देना है, ये सिर्फ ट्यूशन फी पे रिमिशन है। तो 1/3 ऑफ ट्यूशन फी कहने का मतलब कि तेरा 2/3 ऑफ ट्यूशन फी माफ होगा। मान ले कि टोटल ट्यूशन फी तेरा 10 रुपया था, तो 10 रुपया का 1/3 3.33 रुपया तुझे देना पड़ेगा। बाकी जितने वो 6 रुपए 70 पैसे जैसे बचे वो तेरा माफ हो जाएगा। तो ये हो गया केस 3। और केस 4 की अगर तेरा फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो तुझे भी ट्यूशन फी देने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज केस 3 और केस 4 वाले बच्चों के लिए कि इन दोनों केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। ये एकदम कंपलसरी है, तभी आपका फी रिमिशन होगा, वरना फिर आपको भी फुल फी देके पढ़ना पड़ेगा। SC ST स्टूडेंट का डायरेक्ट ट्यूशन फी 0 होता है और इसको इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होती। जबकि अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आपका ट्यूशन फी तभी 0 होगा जब आप इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करोगे। तो चल अब कुछ जरूरी चीज हम इनकम सर्टिफिकेट के बारे में देख लेते हैं जो तेरा घर पे बना होगा। जैसे तू फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवाता है तो तू जहां भी रहता है, तू बिहार का है, तू यूपी का है, महाराष्ट्र का है, कहीं अलग अलग जगह का है, उस हिसाब से तेरा इनकम सर्टिफिकेट होगा। लाइक महाराष्ट्र वाले बच्चों का अलग होगा, बिहार वाले बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट अलग होगा। मतलब वो स्टेट के हिसाब से कि वहां कैसा बनता है वैसा होता है, ठीक है। तो एक तो वो इनकम सर्टिफिकेट हुआ। दूसरा, एक इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में इनकम सर्टिफिकेट आता है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग होता है। तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये लीजिए मेरा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए। वहां अंचल अधिकारी का साइन लेके मोहर मरवा के फिर इंस्टीट्यूट में सबमिट करना होता। और एक होता है एफिडेविट। अगर ये तीनों चीज तू घर से बनवा के लाता है तभी तेरा इनकम सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल होता है और तभी तुझे फी रिमिशन मिलता है। एक और चीज देख, जो इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट होगा या जो एफिडेविट होगा उसमें ब्लैंक स्पेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अगर कोई ब्लैंक स्पेस में तुझे कुछ नहीं भरना है तो भी उसको खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ देने पे इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। वहां पे तुझे नील लिखना है, ठीक है, नील या फिर NA, ठीक है। मेरे साथ ये इंसिडेंस हो चुका है कि मैं खाली छोड़ के आ गया था और मेरा इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया था। अब चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि क्या गलती मैंने की थी और क्या चीज का तुझे ध्यान रखना है। ये इनकम सर्टिफिकेट के बारे में तो तू फेमिलियर होगा क्योंकि तेरे घर के हिसाब से बनेगा जहां का तू होगा। उसके बाद ये दोनों चीज के बारे में मैं तुझे बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में जो इनकम सर्टिफिकेट होता है। देख, वो कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट देता है तेरे को। देख, यहाँ फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है ना, इस पे तुझे यहाँ हर जगह फिल करके उसके बाद यहाँ पे देख अंचल अधिकारी का साइन लेना होता है और उसका मोहर लेना होता है। और ये सब कहाँ से होता है? तू जहां भी रहता है वहां के ब्लॉक में जाएगा तो ये सब काम हो जाता है। जो तेरा ये ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट है ये लेके जाना और एक एप्लीकेशन लिख के ले जाना ब्लॉक के अधिकारी के लिए कि मुझे इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो ये कर देंगे और साइन कर देंगे। अब देख, ये जो मैं पहली बार ले गया था वो रिजेक्ट हुआ था। क्यों हुआ था रिजेक्ट? मैंने तुझे बताया ना कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें, इसको मैंने खाली छोड़ दिया था। ये खाली नहीं छोड़ना है,
यहाँ तुझे नील लिखवाना है, ठीक है, यहाँ भी नील लिखवाना है। जितने भी ब्लैंक स्पेस है खाली नहीं रहना चाहिए, खाली रहने पे फिर इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरा इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया तेरा ये इनकम सर्टिफिकेट के बारे में जो इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में है। और एक एफिडेविट भी बनवाना होता है जो कि कोर्ट से बनता है। ये एफिडेविट का फॉर्म है, यहाँ हर चीज फिल करेगा तू, और ये स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवाना होता है। तू कोई भी कचहरी में जाएगा वहां स्टाम्प पेपर मिल जाता है। आजकल तो बिहार में ई स्टाम्प भी मिलता है, वो भी चलेगा। उसके बाद वो तुझे खरीदना है, फिर टाइपिंग शॉप में जाके ये सब प्रिंट करवाना है, और इसके ऊपर फिर सारा डिटेल फिल होगा, वो टाइप करने वाला ही फिल कर देगा यहाँ। तो ये तो हो गया डिटेल वाला, और यहाँ पे इनकम भरना है। एक तो ये इनकम जो तेरे फैमिली में आ रहा है जहां से, बाकी ये सब अगर नहीं होगा तो खाली नहीं छोड़ना है। एक और चीज ध्यान रखना कि एफिडेविट 50 या 50 रुपया से ज्यादा का हो, 50 रुपया से कम वाला एफिडेविट वैलिड नहीं होता है। और जब वो टाइप करने वाला टाइप कर देगा तेरा सब कुछ, उसके बाद फिर अंदर कचहरी में जाके नोटरी वाले से स्टैंप लेना होता है। नोटरी वाला बैठा होगा वहां कोई वकील, उससे साइन और स्टैंप लेना है, वो कर देगा। अब देख मेरा इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ था क्योंकि मैंने सारा डिटेल तो फिल किया था, साइन वाइन भी था, ये सब करवा के मैं आया था, फिर भी मेरा इनकम सर्टिफिकेट ये रिजेक्ट हुआ था। क्यों रिजेक्ट हुआ था? क्योंकि अगेन देखिए जो ब्लैंक स्पेस है मैंने खाली छोड़ दिया है, यहाँ खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ भी तुझे नील लिखवाना है, ठीक है। अगर खाली छूटा होगा तो ये पूरा का पूरा इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। तो जो गलती मैंने की थी वो गलती तू मत करना, ठीक है। इधर ठीक किए भैया कि आप बता दिए, वरना हम भी ये गलती पक्का करते। बाकी ये जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ कैसे क्या फिल करना है, ये सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ में अच्छे से अरेंज है। वहाँ इन्फॉर्मेशन भी फिल किया होगा कि तुझे कहाँ कहाँ क्या क्या फिल करना है, तो तू वो रेफरेंस ले सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि वो बस रेफरेंस लेने के लिए है, वो तू लोग के एकेडमिक ईयर के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ एकेडमिक ईयर लिखा होता है। तू लोग के लिए नोटिफिकेशन आएगा, उस प्रोबेबली ऐसा ही फिर से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। इसलिए तेरे कन्वीनियंस के लिए मैं वो पीडीएफ डाल दूंगा, और कहाँ कहाँ तुझे कैसे कैसे फिल करना है वो सब एक ही पीडीएफ में करके अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और ध्यान रखना जो भी इन्फॉर्मेशन मैं उस डॉक्यूमेंट में लिखूंगा वो जस्ट रेफरेंस होगा, रैंडम, मतलब मैं अपना ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिखूंगा। जैसे मान ले नाम हुआ तो मैं कुछ भी रैंडम नाम लिख दूंगा, कोई विलेज का नाम, प्लेस, ऐसे ऐसे, ताकि तुझे समझ आए कि अच्छा यहाँ पे ये करना है। बाकी तुझे अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में या और भी किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, या तुझे ये जानना है कि जो तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी जोसा या फिर सीजर में दिया है वो कैसे बैलेंस होता है, या फिर और भी कोई चीज इनकम सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, या फिर अगले सेमेस्टर में कितना फी लगता है, ये सब उस चीज के लिए भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना के डाला है। ये वीडियो जो देख सकता है, ये पूरा का पूरा वीडियो इनकम सर्टिफिकेट, हॉस्टल फी, मेस फी, ये सब, या फिर जोसा सीसब का फी एडजस्टमेंट कैसे होता है, ये सब के रिगार्डिंग ही है। उसमें मैंने बहुत सारे बिल्स दिखाए हैं, तो तू अगर ये वीडियो देखेगा तो तुझे और अच्छे से समझ आएगा। और भैया जब हम वहाँ एडमिशन कराने आएंगे तो और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ लगता है, इसके बारे में भी बता दीजिए। चल ठीक है, आप देख लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जब तू एडमिशन लेने यहाँ पे आएगा। एक अपने 10-12 का मार्कशीट तो रख ही लेना। एडिशनली 10th क्लास का एडमिट कार्ड भी तुझे साथ लाना है, ठीक है। उसके बाद जो तेरा सीट अलॉटमेंट लेटर होगा उसको लाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना है, ये स्कूल से मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल से मिलता है, ये लाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट का एनआईटी अगरतला का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट तेरे को नीचे जो डॉक्यूमेंट है उसमें मिल जाएगा, लेकिन वो तेरे ईयर के लिए नहीं होगा, तो उस पर प्रिंट नहीं करवाना, मैं बस रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा एनआईटी अगरतला के वेबसाइट पे तेरे एकेडमिक ईयर के लिए, तो उस पर जाके तू मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना, वो भी एनआईटी अगरतला अपना एक फॉर्मेट देगा। उसके बाद तुझे अपना जेईई मेंस का रिजल्ट लेके आना है, और अंडरटेकिंग बाय ऑल कैंडिडेट क्या होता है, एनआईटी अगरतला नोटिस निकालेगा, उसमें दो चीज और होता है, अंडरटेकिंग बाय ऑल द कैंडिडेट्स और डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स। ये भी तुझे फिल करना है। ये कैसा होता है तुझे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो सब अच्छे से फिल करना है। ये सब कैसे फिल करना है ये सारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स वाले पीडीएफ में तेरे को अच्छे से दिख जाएगा, वहां से तू रेफरेंस ले सकता है। अगर तेरा फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख रुपए के बीच है और तू एससी या एसटी नहीं है तो तुझे इनकम सर्टिफिकेट भी लेके आना है, ठीक है। उसके बाद तेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर तू ओबीसी एनसीएल है या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस है, तेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना है। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो जोसा का फॉर्मेट होता है उसमें बनवा ले तो ज्यादा बढ़ गया है। वैसे बिहार वाले बच्चों का वो जो बिहार में बनता है वो भी एक्सेप्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। पर फिर भी अगर तेरे पास टाइम है और जोसा का फॉर्मेट या फिर जेईई मेंस जिसका भी फॉर्मेट होता है वो जो नेशनली एक्सेप्टेड होता है उस फॉर्मेट में तू ओबीसी एनसीएल बनवा लेगा तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट भी ले आना और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी। एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ये अंडरटेकिंग बाय ऑल द कैंडिडेट्स, ये डिक्लेरेशन, ये एंटी रैगिंग कहां से बनवाना है, कैसे, ये सब अच्छे से दिया होगा, तो वो सब तू करवा सकता है। अगर तू ऐसा बच्चा है जो ये वीडियो एकदम लेट से देख रहा है और तूने गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो कोई बात नहीं। जैसे मैं गैप सर्टिफिकेट बनवा के लाया था पर उन्होंने मांगा नहीं, तो अगर वो नहीं मांगे तो कोई बात नहीं। पर फिर भी हम पहली बार कॉलेज जा रहे होते हैं, हमारे पास अगर टाइम है तो हम ये सारा डॉक्यूमेंट बनवा के रख लेंगे ताकि इन फ्यूचर हमें कभी कोई चीज की दिक्कत ना हो। और हाँ, अपना पासपोर्ट साइज फोटो 5-10 रख लेना, क्योंकि ये पासपोर्ट
पासपोर्ट साइज फोटो बहुत जगह लगता है, हॉस्टल फॉर्म में या फिर एडमिशन फॉर्म, ये सब में। तू वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है ये सारे डॉक्यूमेंट का, ये सब तुझे लेके आने हैं। और इधर वाले जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब कंपलसरी है, ये सब एनी हाउ तुझे लेके ही आना है। अगर मान ले तेरा कोई भी डॉक्यूमेंट इनवैलिड होता है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि तेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या फिर एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर तेरा कोई डॉक्यूमेंट इनवैलिड है तो इंस्टीट्यूट तेरे को 15 से 20 दिन का टाइम देता है कि आप ये डॉक्यूमेंट ठीक करवा के फिर से सबमिट कर दीजिए इंस्टीट्यूट को। जैसे मैंने तुझे बताया ना कि जब फर्स्ट टाइम मैं आया था एनआईटी अगरतला तो मेरा इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया था। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा फी रिमिशन नहीं हुआ था, मेरा फी रिमिशन हुआ था। मुझे इंस्टीट्यूट ने 15 से 20 दिन का टाइम दिया था कि आप ये इनकम सर्टिफिकेट ठीक करवा के फिर से सबमिट करिए। मेरे पापा ने यहाँ घर से फिर से इनकम सर्टिफिकेट अच्छे से बनवा के फिर एनआईटी अगरतला कुरियर कर दिया था। और मैंने तेरे को इनिशियली बताया कि एनआईटी अगरतला में खुद का पोस्ट ऑफिस है, तो वो पोस्ट ऑफिस में आ गया था मेरा डॉक्यूमेंट और फिर मैंने वहां से लेके इंस्टीट्यूट को सबमिट कर दिया था। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तेरे डॉक्यूमेंट में, मान ले तू माइग्रेशन लाना भूल गया या फिर कुछ भी लाना भूल गया, मान ले तू गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवा के आया, तेरे पास टाइम नहीं था, तू आ गया कॉलेज और इंस्टीट्यूट ने मांग दिया तेरे से गैप सर्टिफिकेट लेकिन तेरे पास नहीं है, तो वहां बोल सकता है कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। इंस्टीट्यूट तेरे को 15 से 20 दिन का टाइम देगा, फिर उस टाइम फ्रेम में तेरे पेरेंट्स वो डॉक्यूमेंट बनवा के तुझे कुरियर कर देंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होता, घबराने की कोई बात नहीं है अगर तेरा कोई भी डॉक्यूमेंट इनवैलिड होता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो। पर हाँ, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तेरे पास टाइम है, अभी तूने बहुत पहले ये वीडियो देख लिया है, तेरे पास इनफ टाइम है, तू हर डॉक्यूमेंट अच्छे से बनवा सकता है, तो 150-200 रुपया लगता है ऑलमोस्ट हर डॉक्यूमेंट बनवाने का। वो डॉक्यूमेंट तू एकदम अच्छे से बनवा के रख ले ताकि बाद में तुझे प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसा हुआ कि तेरे को सीसेट राउंड सेकंड में एनआईटी अगरतला अलॉट हुआ और तो एनआईटी अगरतला के स्पेसिफिक कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाया और अगले दिन से ही रिपोर्टिंग है, जनरली ऐसा ही होता है कि सीसेट राउंड 2 खत्म हुआ, रिपोर्टिंग स्टार्ट, तू सबसे पहले आके कॉलेज में रिपोर्ट कर, अपना फिजिकल रजिस्ट्रेशन करवा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम इंस्टीट्यूट देता है, वो तेरे पापा या मम्मी घर से बनवा के भेज देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी तेरे मन में डाउट होंगे वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अच्छा भैया, और भी हमारे मन में बहुत सारा छोटा छोटा सवाल है, पूछें। चल पूछ ले। अच्छा ये बताइए कि वहाँ कॉलेज में कोई ड्रेस कोड है क्या? नहीं यार देख, कॉलेज में कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, तो नॉर्मल शर्ट और जीन्स पहन के जा सकता है क्लासेस, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो साउथ वाले स्टूडेंट के लिए ऐसा था कि वो व्हाइट शर्ट उनका पहनना जरूरी था, क्योंकि साउथ वाले स्टूडेंट के सीनियर ने बोला था कि आपको व्हाइट शर्ट में रहना है। बाकी और कहीं के सीनियर्स का ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, तो नॉर्मल टी शर्ट या फिर शर्ट और जीन्स में क्लास जा सकते हैं। अच्छा भैया, त्रिपुरा का तो लोकल लैंग्वेज बंगाली है, तो वहाँ कोई लैंग्वेज बैरियर होता है क्या एनआईटी अगरतला में? नहीं यार देख, यहाँ कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। माना कि यहाँ का लोकल लैंग्वेज बंगाली है, पर सारे होम स्टेट वाले बच्चे को हिंदी समझ आता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता। और बिहार यूपी के तो 25% बच्चे हैं, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। साउथ वाले बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर उनको हिंदी एकदम समझ नहीं आता तो। बाकी यहाँ लैंग्वेज का ऐसा कोई भी इशू नहीं होता। अगर तू बिहार, यूपी, झारखंड, सेंट्रल इंडिया कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुझे हिंदी आता है तो तुझे एकदम दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा भैया, वहाँ क्लास में फैकल्टी कौन से लैंग्वेज में पढ़ाते हैं? यहाँ पे क्लास में फैकल्टी मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। इसका मतलब कि इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर। कुछ फैकल्टी है जो कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बाकी मोस्टली फैकल्टी तेरे को इंग्लिश में पढ़ाते हुए दिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ फैकल्टी बंगाली में पढ़ाते हैं, क्योंकि बंगाली सबको समझ नहीं आता, लेकिन इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट सब लोग समझ जाते हैं, साउथ वाले बच्चे भी समझ जाते हैं और बाकी जगह के लोग तो समझ ही जाते हैं। इसीलिए फैकल्टी बच्चों के कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास में पढ़ाते हैं। वैसे भैया, फर्स्ट ईयर के फैकल्टी कैसे हैं वहाँ? देख, कुछ फैकल्टी एनआईटी अगरतला के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है, सपोर्टिव है, लेकिन मोस्टली ओके फैकल्टीज हैं और कुछ खरूस फैकल्टी भी है, उनसे थोड़ा बच के रहना होता है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि फैकल्टी एकदम स्टूडेंट के पीछे पड़े जाते हैं, वैसा एकदम सीन नहीं है। और कुछ फैकल्टी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में डॉक्टर अनुराधा मैम से पढ़ा था, वो हमें लिटरेचर पढ़ाती थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी फैकल्टी है। और फर्स्ट ईयर के कुछ सेक्शन में मैकेनिक्स पढ़ाने डॉक्टर परमवीर सर भी जाते थे, वो भी बहुत अच्छे फैकल्टी है। हालांकि मैं उनसे नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने सुना है मेरे फ्रेंड लोग के सेक्शन में वो जाते थे, वो बहुत अच्छा मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर उनके ही मैकेनिक्स नोट से पढ़ता है। आप भी अगर आओगे एनआईटी अगरतला तो आप भी उन्हीं के मैकेनिक्स के नोट से पढ़ोगे। यह एनआईटी अगरतला के ऑलमोस्ट सारे फैकल्टी के पास पीएचडी का डिग्री है। वहाँ क्लासरूम कैसा है भैया? यहाँ कुछ क्लासरूम स्टेयरकेस वाले हैं, कुछ नॉर्मल ही है। क्लास में एसी नहीं लगा हुआ है, क्लास में आपको फैन ही मिलेगा।
एक अच्छी बात यह है कि एनआईटी अगरतला में एक नया लेक्चर हॉल बन रहा है। अगर आपके बैच आने से पहले तक वो हॉल एकदम कंप्लीट हो जाता है तो आई गेस पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर को उसी में पढ़ाया जाएगा। पर अभी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। जो आपका बैच है 2025 से 2029 वाला बैच, उस बैच के आने से पहले तक ये हॉल कंप्लीट हो जाएगा या नहीं, लेकिन मैंने नोटिस किया था वो ऑलमोस्ट बन ही गया था, तो हो ही जाना चाहिए। अच्छा भैया, एडमिशन के टाइम पे वहाँ पेरेंट्स के साथ आना जरूरी है का? वो क्या है ना कि हमारे पापा बाहर काम करते हैं, हमारी मम्मी कहाँ 3000 किलोमीटर आएगी या जाएगी, परेशान हो जाएगी बेचारी, इसीलिए पूछ रहे हैं। नहीं देख, ऐसा एकदम जरूरी नहीं है कि आपको पेरेंट्स के साथ ही आना है। अगर आपके पास नॉर्मल एक बैग है, ट्रॉली बैग और एक हैंड बैग, तो आप अकेले भी आ सकते हो। इवन पेरेंट्स तो अलाउड भी नहीं होते हॉस्टल के अंदर जाने को, पेरेंट्स बाहर ही रहते हैं। आपको हॉस्टल रूम अलॉट होता है, आप खुद हॉस्टल के अंदर जाओगे और आप जब एडमिशन के लिए लाइन में लग रहे होंगे तो पेरेंट्स के लिए अलग वेटिंग रूम होता है। आप अकेले वहाँ एडमिशन के लिए फॉर्म लोगे, अकेले लाइन में लगोगे, अकेले सब चीज करोगे और हॉस्टल वाला भी काम सब आप अकेले ही करोगे। अब आपके मन में ऐसा हो सकता है कि भैया फिर बच्चे पेरेंट्स लोग को क्यों लाते हैं? तो देख, भी बच्चे पेरेंट्स के साथ आते हैं, उनका जो बैग वैग होता है वो पेरेंट्स अच्छे से केयर कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए होते हैं तो मिसप्लेस ना हो जाए। बस पेरेंट्स का वहां उतना ही काम होता है। बाकी बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनका बच्चा या फिर उनकी बच्ची पहली बार घर से बाहर जा रही है पढ़ने, तो वो देखना चाहते हैं कि ठीक है वो जगह कैसा है, ये सब तो ये देखने के लिए पेरेंट्स आते हैं। लेकिन एडमिशन प्रोसेस या फिर हॉस्टल एडमिशन प्रोसेस में उनका कोई भी जरूरत नहीं होता। आप अकेले भी आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स अकेले ही आते हैं एडमिशन लेने और वो अकेले ही एडमिशन लेके फिर यहाँ रह गए। अच्छा भैया, एडमिशन का तो सारा डाउट क्लियर हो गया, लेकिन हॉस्टल का कब अलॉट होता है? हॉस्टल तेरे को उसी दिन अलॉट होता है जिस दिन तू एडमिशन लेने आता है। मान ले आज तेरा फिजिकल रिपोर्टिंग है, तू आया, एडमिशन ले लिया अपना, उसके जस्ट बाद ही तेरे को हॉस्टल अलॉट करना होता है, हॉस्टल का फॉर्म फिल करना होता है, फिर वहां जाके अपना हॉस्टल रूम लेना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार तू एडमिशन लेने आएगा फिर घर जाएगा फिर हॉस्टल के लिए आएगा, ऐसा नहीं होता। एक बार में ही बच्चे अपना सारा सामान लेके आते हैं, पहले वो एडमिशन लेते हैं, फिर वो हॉस्टल का फॉर्म फिल करते हैं और फिर उनको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है उसी दिन। एक और हैक है कि अगर मान लो कि 2-3 लोग एक साथ आए हैं या फिर वो चाह रहे हैं कि उनका एक साथ हॉस्टल अलॉट हो जाए, मतलब अलग अलग ब्लॉक में ना पड़े या फिर अलग अलग फ्लोर पे ना पड़े, तो एक ये हैक है, एक बटन होता है हॉस्टल अलॉटमेंट का। अगर 2-3 लोग उसको एक साथ प्रेस करेगा ना तो सबका रूम आसपास ही मिलता है। ठीक है, देख पहले तेरा एडमिशन होता है, एडमिशन ले लिया तूने, उसके बाद तू क्या करता है कि हॉस्टल का पेमेंट करता है। हॉस्टल का पेमेंट कर दिया, ये तू कभी भी कर सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हॉस्टल का पेमेंट हो गया है, फिर ऑटोमेटिक रूम जनरेट करने का ऑप्शन आता है और वहीं पे बटन होता है अलॉट रूम का। इस अलॉट रूम वाले बटन को जो लोग एक साथ प्रेस करते हैं उनका अगल बगल रूम मिलता है। तो अगर आप 2 से 3 लोग हो तो आप इस अलॉट बटन वाले ऑप्शन पे एक साथ क्लिक करिए, आपका रूम एक साथ मिल जाएगा। वहां कोई इंसान बैठ के आपको हॉस्टल अलॉट नहीं कर रहा होता, सब काम वहां ऑटोमेटिक होता है। तो अगर आप एक साथ प्रेस करोगे तो वो एक साथ ही आपको रूम मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा भैया, ब्रांच हायरार्की क्या है वहाँ एनआईटी अगरतला में? कौन से ब्रांच में थोड़ा कम प्रेशर होता है, बता दीजिए। देख, एनआईटी अगरतला में ब्रांच हायरार्की कुछ ऐसा है कि सबसे अच्छा सीएसई है, उसके बाद ईसीई है, फिर इलेक्ट्रिकल है और फिर ईआई है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि एनआईटी सिलचर जो है उसमें ईआई ज्यादा बढ़िया है इलेक्ट्रिकल से, लेकिन एनआईटी अगरतला जो है वहां पे इलेक्ट्रिकल ज्यादा बढ़िया है ईआई से। तो अगर तुझे इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो इलेक्ट्रिकल लेना, ईआई मत लेना। यहाँ एनआईटी अगरतला के केस में एनआईटी सिलचर की बात करेगा तो ईआई मिल रहा है तो वो ज्यादा बढ़िया है। ऑर्डर फिल करते समय तू सबसे पहले सीएससी रखना, फिर ईसी रखना, फिर इलेक्ट्रिकल रखना और फिर यहाँ का ईआई रखना। और फर्स्ट ईयर में तो सबका एक साथ ही क्लास होता है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर से तुझे फील होगा डिफरेंसेस। सीएससी में सबसे कम लोड होता है, सीएससी वाले जनरली चिल कर रहे होते हैं। ईसीई में थोड़ा एकेडमिक प्रेशर ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल में ओके है, ईआई में भी ठीक ठाक है, लेकिन ईसीई में एकेडमिक प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। सेकंड ईयर से तुझे फील होगा। तो तू अगर ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा है कि ठीक है मुझे कोई चीज का प्रिपरेशन करना है, तो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना है या फिर मुझे खुद के लिए थोड़ा टाइम चाहिए कॉलेज में, तो तेरे को ईसीई में थोड़ा कम टाइम मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर तेरे को टाइम चाहिए तो इलेक्ट्रिकल में थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है कंपेयर टू ईसीई। यहाँ के सीनियर्स ऐसा ही बोलते हैं कि ईसीई का एकेडमिक्स थोड़ा टफ है। अच्छा भैया, अभी भी एनआईटी अगरतला में ब्रांच चेंज अलाउड है का? वो क्या है ना कि बहुत सारा एनआईटी ससुरा ब्रांच चेंज अपना कॉलेज में बंद कर दिया है। हाँ यार देख, अभी भी एनआईटी अगरतला में ब्रांच चेंज अलाउड है। मैंने पूरा का पूरा साइट देख लिया, कहीं भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 2025 से लेके 2029 वाला जो बैच है उसके लिए ब्रांच चेंज रोक दिया गया है। ऐसा कहीं पे भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब कि अभी भी एनआईटी अगरतला में ब्रांच चेंज अलाउड है। मैंने भी सुना कि बहुत सारे एनआईटी ने ब्रांच चेंज हटा दिया है, पर वो पहले इन्फॉर्म करते हैं। अगर अभी तक एनआईटी अगरतला ने नहीं किया है इन्फॉर्म, इसका मतलब अभी भी एनआईटी अगरतला में ब्रांच चेंज अलाउड है। फिर भी जब तू अपना फॉर्म फिल कर रहा होगा तो एक बार एनआईटी अगरतला के साइट पे जाके
उसके नोटिस में देख लेना कि ब्रांच चेंज के रिगार्डिंग कोई रूल तो नहीं आया। अगर कोई ऐसा रूल नहीं आया है कि ब्रांच चेंज बंद हो गया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कि ब्रांच चेंज अभी भी अलाउड है NIT अगरतला में। अच्छा भैया, अगर ब्रांच चेंज अलाउड है तो तनी उसका रूल भी बता दीजिए कि कैसे होता है ब्रांच चेंज। ठीक है, देख ब्रांच चेंज का रूल क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देख मैंने तेरे को बता दिया कि फर्स्ट ईयर में सब लोगों को एक ही चीज पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि CSE वालों का अलग क्लास हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वालों का अलग, ऐसे नहीं होता। मतलब फर्स्ट ईयर में मिक्स ब्रांच करके पढ़ाया जाता है। उस हिसाब से फिर फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो तेरा CGPA आएगा वो CGPA के हिसाब से ब्रांच चेंज होता है। अगर तुझे ब्रांच चेंज करवाना है तो तेरा CGPA 8.5 से ज्यादा होना चाहिए। ये है तेरा पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया कि तू अपने ब्रांच के टॉप 10% बच्चे में होना चाहिए। इसको मैं अभी थोड़ी देर में इलेबोरेट करता हूँ। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि तेरा कोई भी बैक नहीं होना चाहिए, ना ही तेरे कोर सब्जेक्ट में कोई बैक होना चाहिए और ना ही लैब में, ना ही वर्कशॉप, ये सब किसी चीज में बैक नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो तू ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल है। जो ब्रांच चेंज के लिए फॉर्म आता है वो तो फिल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख वही चीज अच्छे से लिखा भी हुआ होगा। ये 10% वाला बात यहाँ नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये 2 चीज है तो तू फॉर्म भर सकता है। बाकी 10% रूल का ध्यान दे के ही वो लोग ब्रांच चेंज करते हैं। अब चल मैं तेरे को 10% रूल के बारे में बताता हूँ कि क्या है वो 10% रूल। देख 10% रूल क्या बोलता है। मान ले इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टोटल 120 सीट है, ठीक है। तो 10% रूल बोलता है इस डिपार्टमेंट से ऊपर के डिपार्टमेंट में भी 10% बच्चे जा सकते हैं और इस डिपार्टमेंट में भी नीचे से 10% बच्चे आ सकते हैं। मान ले इसके नीचे का कोई भी ब्रांच, मैकेनिकल ले ले या फिर और भी सारा ब्रांच मिला के 10% बच्चे ही इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं और 10% बच्चे ही यहाँ से जा सकते हैं। मतलब कि 120 का 10% कितना होगा, 12 बच्चे होंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल से सिर्फ 12 बच्चों का ब्रांच चेंज होके वो ऊपर वाले ब्रांच में जा सकते हैं या फिर नीचे के जितने भी ब्रांच है वो सारे ब्रांच से मिला के 12 बच्चे ही इलेक्ट्रिकल में आ सकते हैं। ये है 10% रूल। कहने का मतलब कि अगर तू अपने ब्रांच के टॉप 10% में आता है तभी तू उस ब्रांच से निकल के उसके ऊपर के ब्रांच में जा सकता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि कोई ब्रांच में कितने बच्चे हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से ब्रांच चेंज होगा। ये NIT अगरतला के सारे ब्रांचेस हैं और ये उनके सीट्स हैं। इस बार आप लोगों के बैच के लिए 25-29 जो बैच आ रहा है उसके लिए सीट्स बढ़ा दी गई है। ये सारा ऑफिशियल डेटा है। जो सर जो अपना सीट मैट्रिक्स निकालता है वहीं से लिया है मैंने, तो आप इस पे एकदम ट्रस्ट कर सकते हो। इस बार CSE में 180 सीट है टोटल। बाकी आप सारे ब्रांच का सीट्स देख सकते हो और ये सब 5 ईयर वाले कोर्सेज है। कंप्यूटेशनल मैथ्स है और मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, ये दोनों अलग अलग ब्रांच है। ये वाला BSMS का ब्रांच है, ये वाला BTMT का ब्रांच है। वैसे ही इंजीनियरिंग, फिजिक्स और फिजिक्स अलग अलग ब्रांच है। ये आपका BTMT का ब्रांच है और ये BSMS का ब्रांच है। और यहाँ 5 ईयर के कोर्स से भी ब्रांच चेंज करवा के बच्चे CSE में आते हैं, यानी कि 5 ईयर वाले कोर्स से भी ब्रांच चेंजेस होके वो 4 ईयर वाले कोर्स में जा सकते हैं अगर वो ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि अभी आपको कोई अच्छा सीट नहीं मिल रहा है NIT अगरतला में। मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि बायोटेक या केमिकल मिल रहा है आपको। ये दोनों मिल सकता है आपको और ये दोनों में आपको कोई पसंद नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ यही दोनों ब्रांच मिल सकता है और कोई ब्रांच नहीं मिल सकता आपको। तो आपको कौन लेना चाहिए। बायोटेक में टोटल 60 सीट है और केमिकल में टोटल 90 सीट है और आपको यही दोनों मिल रहा है, आपको और कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ये दोनों में से आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आपको केमिकल लेना चाहिए, बायोटेक नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रांच चेंज रूल क्या बोलता है कि 10% बच्चों का ब्रांच चेंज होगा, यानी कि केमिकल से 9 बच्चों का ब्रांच चेंज हो सकता है और बायोटेक से सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे का ब्रांच चेंज होगा। यहाँ ज्यादा बच्चों का ब्रांच चेंज हो सकता है तो इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मान लीजिए आपका 9 CGPA आया, ठीक है, और आप बायोटेक में हो और आप 7th नंबर पे आ गए, आपको ब्रांच चेंज के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं आप मान लीजिए कि यहाँ केमिकल में 8वें या 9वें नंबर पे भी आते तो भी आपका ब्रांच चेंज हो जाता। अगर आपको कोई ब्रांच पसंद नहीं है और आपके पास सिर्फ वही ऑप्शन है तो वो ब्रांच चूज कीजिएगा जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, ताकि आपकी ब्रांच चेंज की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़े। अच्छा भैया, मोटा मोटी कितना CGPA आएगा कि हमको CSE मिल जाए। आप कुछ ऐसा रफ आइडिया लेके चलिए कि अगर आपका CGPA फर्स्ट ईयर में 9.5 से ज्यादा है तो आपको CSE मिल जाएगा। अगर आपका CGPA 9.2 से ज्यादा है तो आपको ECE मिल जाएगा। CGPA 9 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा और अगर 8.8 से ज्यादा है तो EIE मिल जाएगा। ऐसा आप मान के चलिए 25-29 बैच के लिए, क्योंकि हर ईयर कंपटीशन बढ़ते ही जाता है। ब्रांच चेंज में भी तो ऐसा ही होगा। लास्ट ईयर ये 9.4 था, 9.4 या फिर 9.45, मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ही लिखा है ताकि आप थोड़ा अच्छा CG लाने का टारगेट करें। बाकी अगर आपको ब्रांच चेंज के बारे में और डिटेल में जानना है तो इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने ब्रांच चेंज का वीडियो लास्ट ईयर बनाया था, आप इसको देख सकते हैं। इसमें और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप ये वीडियो भी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा भैया, वहाँ कौन कौन सी कंपनी आती है रिक्रूट करने और वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। NIT अगरतला में सारी बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे कि गूगल हो गई,
माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सिस्को, L&T, जितना भी तू अच्छा कंपनी के बारे में सोच सकता है, ऑलमोस्ट वो सारी कंपनियां NIT अगरतला विजिट करती हैं। यहाँ का अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो CSE से लगा था 52 LPA लास्ट ईयर। वैसे ही तो हर एक ब्रांच का हाईएस्ट LPA देख सकता है। यहाँ EC का 36 है, इलेक्ट्रिकल का 30 है, EI का 19 है, और ये सारा का सारा डेटा तो खुद भी collegepravesh.com पे देख सकता है। ये डेटा मैंने वहीं से लिया है। और अगर बात करें एवरेज पैकेज की, तो लास्ट टाइम CSE में ऑलमोस्ट 13 LPA का एवरेज पैकेज लगा था, ECE में 10 LPA का, EI और इलेक्ट्रिकल में 8 LPA का, बाकी और भी ब्रांचेस का एवरेज पैकेज तू यहाँ पे अच्छे से देख सकता है। ओवरऑल एवरेज अगर तू देखेगा तो 10 LPA है। अगर तुझे यहाँ CSE, इलेक्ट्रिकल, EI या फिर ECE मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तेरा फैमिली इनकम 5 लाख से ज्यादा भी है तो तू 7 लाख में पड़ेगा, और ऑलमोस्ट तेरे को तेरे टाइम तक 15-16 लाख आराम से एवरेज पैकेज मिल जाएगा। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अगर आपका ट्यूशन फी नहीं लग रहा है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 30,000 पर सेमेस्टर लग रहा है, तो 8 सेमेस्टर का मान लीजिए 2.5 लाख रुपया जैसा हो गया। सिर्फ 2.5 लाख रुपया में आपने पूरा का पूरा बीटेक कंप्लीट कर लिया, वो भी 13-14 लाख एवरेज प्लेसमेंट के साथ। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा भैया, जो टेक कंपनी आती है कॉलेज में, वो कोर वाला बच्चा को अपना प्लेसमेंट में बैठने देती है? हाँ यार देख, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजॉन हो गई, ओरेकल हो गई, सिस्को हो गई, ये सारी की सारी कंपनियां सारे ब्रांच को अलाउ करती है। आप CSE से हो या फिर आप कोर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सारे कंपनी के प्लेसमेंट पे आप बैठ सकते हो। कोई कंपनी आती है जो एकदम ब्रांच स्पेसिफिक ही होती है कि वो CSE के बच्चे को ही ले जाएगी, लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। उनका सिंपल से ऐसा होता है कि आपका CGPA 7 से ज्यादा या फिर 7.5 से ज्यादा होना चाहिए, बस ये क्राइटेरिया होता है। बाकी ब्रांच वाइज ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो आप लोग भी इनके प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। अब भैया, हम फर्स्ट टाइम कॉलेज आ रहे हैं, तो तनी बताइए कि हम क्या सामान लेके आए कि वहाँ दिक्कत ना हो हमको रहने में ज्यादा। देख, जो भी तेरे लिए जरूरी हो ना सामान, वो सब तू ला सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तुझे लगता है कि मेरे को हॉस्टल में ये चीज का जरूरत पड़ सकता है, वो सब तू लेके आ सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जैसे कि तेरा आयरन हो गया, केटल हो गया, ये सब अलाउड नहीं है हॉस्टल में रखना। तो अगर ये सब तू लाता है तो अपने रिस्क पे लाना। बच्चे रखते हैं पर वो एकदम छुपा के रखते हैं, तो उसका ध्यान देना। फर्स्ट ईयर में आपका हॉस्टल रूम कभी कभी चेक भी होता है। अगर वार्डन को पता चला कि आपके रूम में कुछ सस्पिशियस चीज है तो सडन चेकिंग भी होती है। प्रेफर कीजिए कि आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ना ही लाए, और अगर ला रहे हैं वर्स्ट केस कि आपको गर्म पानी पीने की आदत है या ऐसा कुछ, तो आप अपना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस छुपा के रखिएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आपके खुद की होगी। अगर पकड़े जाते हो तो फाइन लगता है। अच्छा भैया, आप बोले थे कि कॉलेज 365 एकड़ का है, तो क्या कॉलेज के कैंपस में मोटरसाइकिल ये सब चलाना अलाउड? नहीं यार देख, कॉलेज के कैंपस में मोटरसाइकिल ये सब अलाउड नहीं है। जितने भी NITs हैं इंडिया में, मोस्टली कहीं पे भी तेरे को मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है। साइकिल्स अलाउड होते हैं कॉलेज में। वैसे भी NIT अगरतला 365 एकड़ का कैंपस है। तेरे को ऐसा लग रहा है कि यार हॉस्टल से क्लास थोड़ा दूर है, मेरा 700-800 मीटर की दूरी पे होता है, तो तू बाईसाइकिल भी यूज कर सकता है। बहुत बच्चे यूज करते हैं, बहुत बच्चे नहीं भी यूज करते हैं, बहुत बच्चे पैदल जाते हैं, तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है। वैसे जनरली तू देखेगा कि हॉस्टल के सामने ऑटो अवेलेबल होते हैं। अगर मान ले बहुत ज्यादा धूप है तो आप ऑटो से भी जा सकते हो। खासकर गर्ल्स हॉस्टल के सामने तो ऑटो हमेशा ही अवेलेबल होता है। अच्छा भैया, एक तनी पर्सनल क्वेश्चन पूछे, ये लैपटॉप लाना का कंपलसरी है फर्स्ट ईयर में? वो क्या है ना कि हम गरीब हैं, अभी मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं यार देख, लैपटॉप लाना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिना लैपटॉप के भी आ सकते हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप नहीं था फर्स्ट ईयर में, तो हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। आप अपना फ्रेंड का लैपटॉप या फिर अपने रूममेट का लैपटॉप यूज कर सकते हो। कुछ सीखना हुआ या फॉर्म फिल करना हुआ ऐसा वैसा, तो आप अपना फ्रेंड का लैपटॉप यूज कर सकते हो। देखिए, कॉलेज लाइफ में ऐसा ही होता है। आपके पास कोई भी चीज नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास लैपटॉप नहीं है, पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, अगर आपके पास ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज लाइफ में आपके दोस्त होने चाहिए, क्योंकि वो दोस्त ही होते हैं जो कॉलेज लाइफ को कॉलेज लाइफ बनाते हैं। क्योंकि आप 1 साल बाद आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वो अगले सेमेस्टर में आपके काम नहीं आएंगे, कुछ काम नहीं आता, लेकिन वो फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में आप मम्मी पापा से इतना दूर रहते हो, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो फ्रेंड ही होते हैं जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि कॉलेज में अगर आपके पास कुछ नहीं भी है और आपके पास दोस्त है, इसका मतलब आपके पास सब कुछ है। और अगर आपके पास कॉलेज लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, आपका सर्कल अच्छा नहीं है, फिर आपने कॉलेज से कुछ भी अर्न नहीं किया, कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए कॉलेज लाइफ में फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। आप अपने जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कॉलेज लाइफ में गुजारते हो, कॉलेज लाइफ में आपके अच्छे फ्रेंड्स एकदम होने ही चाहिए। अगर आप वैसे बच्चे हो जो थोड़े साई से हो, खुद में रहना पसंद करते हो, ज्यादा इधर उधर बात नहीं करते, तो भी आपको कॉलेज में आके फ्रेंड बनाना चाहिए। आपको ओपन अप होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज आपको वही सिखाता है। अगर कॉलेज में आप साई बन के रहोगे,
ज्यादा बात नहीं करोगे तो आपको ही घाटा होगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आपके पास सिर्फ फ्रेंड्स ही होते हैं जिनके साथ आप सारे फेस्टिवल्स मनाते हो, घूमते हो, बातें करते हो, साथ में रहते हो, खेलते हो, खाते हो, क्लासरूम जाते हो, असाइनमेंट्स बनाते हो। तो फ्रेंड्स तो होने ही चाहिए आपके कॉलेज में, नो मैटर आपके पास और कोई चीज है या फिर नहीं। अब भैया कोई ट्रिपल आईटी अगरतला का कैंपस नहीं दिख रहा है, क्या वो भी लोग साथ ही पड़ेगा क्या हम लोग? हाँ यार देख, ट्रिपल आईटी अगरतला के लिए अलग से कोई कैंपस नहीं है। वो ट्रिपल आईटी अगरतला के सारे स्टूडेंट्स हमारे ही कैंपस में पढ़ते हैं। सब लोग साथ साथ रहते हैं, हॉस्टल भी साथ है और क्लासरूम्स भी साथ है फर्स्ट ईयर में। सिर्फ सेकेंड ईयर में जब वो जाएंगे तो फिर उनके लिए क्लासरूम्स अलग होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में क्लासरूम्स भी सेम होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांच के बच्चे मिक्स होकर पढ़ते हैं, तो वो भी हमारे साथ ही पढ़ते हैं। कोई भी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ट्रिपल आईटी स्टूडेंट्स के साथ। बहुत सारे एनआईटी में ऐसा होता है कि अगर वो ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको ऐसे ग्राउंड में नहीं खेलने देंगे या उनका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, पर यहाँ एनआईटी अगरतला में ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिपल आईटी अगरतला के स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वो साथ साथ ही रहते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही पढ़ते हैं, साथ ही खेलते हैं। अब भैया हम गांव से हैं, हमको थोड़ा सुख शांति वाला जगह ज्यादा पसंद है। कुछ लोग शहर से होंगे, उनको शहरी लाइफ पसंद होगा। तो आप ये बता दीजिए कि एनआईटी अगरतला कौन टाइप के बच्चों के लिए ज्यादा बढ़िया है? देख, अगर तू गांव से है या फिर तेरे को नेचर ये सब बहुत ज्यादा पसंद है तो एनआईटी अगरतला का कैंपस तेरे लिए बेस्ट कैंपस होने वाला है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का एनआईटी है और नॉर्थ ईस्ट अपने नेचुरल ब्यूटी के कारण ही फेमस है। यहाँ पे भी तुझे बहुत अच्छे अच्छे क्लाउड पैटर्न दिखेंगे, बारिश होगा, रेनबो दिखेंगे और कैंपस बहुत ज्यादा शांत है, क्योंकि ये सिटी से 20 किलोमीटर दूर है, तो एकदम शोर शराबा नहीं होता। अगर तू कैंपस के बाहर एक्सप्लोर करेगा तो तेरे को ऐसे गाँव जैसा ही फील होगा, मतलब तेरे को मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे, ऐसे नॉर्मल जो गांव में होता है वैसा ही। पर कैंपस ही इतना बड़ा है कि लोग कैंपस में ही एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर तू कैंपस के बाहर देखेगा तो भी एकदम बहुत शांत इलाका है। अगर मान ले कि तू सिटी लवर है, तेरे को सिटी लाइफ पसंद है, तो यहाँ सिटी लाइफ मिसिंग है। कैंपस के बाहर गांव जैसा इलाका है, मैंने बताया। सिटी 20 किलोमीटर दूर है, तो तेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है कि यार ये कहाँ आ गए, अगर तुझे सिटी लाइफ पसंद है। अच्छा मान लीजिए भैया कि हम वहाँ एनआईटी अगरतला आए, हमको कोई चीज सामान का जरूरत पड़ा जो वहाँ कैंपस में चाहे कैंपस के आसपास नहीं मिला, तब तो हमको अगरतला सिटी जाना पड़ेगा। तो तनी आप ये बता दीजिए कि एनआईटी से अगरतला सिटी कैसे जा सकते हैं भैया? यहाँ ऑटो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुझे अगरतला सिटी जाना है तो तू एनआईटी अगरतला के गेट नंबर 2 पे जाएगा और वहां से ऑटो लेगा रानी बाजार के लिए। रानी बाजार उतरेगा, वहां ऑटो वाले तेरे से 20 रुपीज लेंगे। उसके बाद तू रानी बाजार से अगरतला मोटर स्टैंड के लिए ऑटो लेगा, वहां तेरे से ऑटो वाले 25 रुपीज लेंगे। इसका मतलब 45 रुपीज में तू पहुंच सकता है एनआईटी से अगरतला सिटी और फिर वापस 45 में आ भी सकता है। एनआईटी अगरतला का प्रोज के बारे में तो बहुत देख लिया आपके वीडियो में, लेकिन एनआईटी अगरतला का कॉन्स क्या है भैया? देख, अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो एनआईटी अगरतला में कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि एसी सिर्फ लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वो भी डिजिटल लाइब्रेरी में। क्लासरूम्स में एसी नहीं है और ना ही हॉस्टल रूम में एसी है। एक और बड़ा लिमिटेशन एनआईटी अगरतला का कि यहाँ 2 GB वाईफाई ही पर डे दिया जाता है। बहुत सारे एनआईटी में अनलिमिटेड है, बहुत सारे में 5 GB दिया जाता है, लेकिन एनआईटी अगरतला में सिर्फ 2 GB पर डे के हिसाब से आपको वाईफाई मिलती है, जो कि एक एनआईटी स्टूडेंट के लिए कम है। इसको एटलीस्ट 5 GB तो होना चाहिए, पर फिलहाल 2 GB ही वाईफाई यहाँ मिलती है। एक और यहाँ का कॉन्स कि यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है हॉस्टल्स में। आपको कपड़े या तो खुद से धोने होंगे या फिर लॉन्ड्री वालों को देना होगा। वॉशिंग मशीन की सुविधा हॉस्टल्स में उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे आपको नॉर्मल कैंटीन्स मिलेंगे, मतलब एकदम अच्छा होटल नहीं मिलेगा कैंपस में। और एक और कौन एनआईटी अगरतला का कि यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो गर्मी के दिन में थोड़ा ज्यादा गर्मी लगता है। इवन इफ कि आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 30 डिग्री भी सेल्सियस हो, तब भी आपको फील होगा कि यार 35 डिग्री सेल्सियस है ऐसा। और सिटी 20 किलोमीटर दूर है, आपको छोटे छोटे काम के लिए भी सिटी जाना पड़ सकता है, तो वो कभी कभी इरिटेटिंग होता है कि यार इतना छोटा सा काम था, मेरे को सिटी जाना पड़ रहा है। अच्छा भैया, कौन से सिम का इंटरनेट वहाँ बढ़िया चलता है? देख, यहाँ एनआईटी अगरतला में जियो और एयरटेल दोनों अच्छा चलता है, लेकिन एयरटेल ज्यादा बढ़िया चलता है। तो अगर तेरे पास ऑप्शन है तो तू एयरटेल लेके आना, वरना तू जियो का भी सिम ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वोडाफोन भी यहाँ चलता है, लेकिन जनरली लोग एयरटेल और जियो ही प्रेफर करते हैं यहाँ एनआईटी अगरतला। अच्छा भैया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो हम यहीं घर से कर देंगे, लेकिन वहाँ फिजिकल रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होता है? थोड़ा लगभग रफ आइडिया दे देते। देख, जैसे ही तेरा सीसेट राउंड 2 का रिजल्ट आता है ना, उसके अगले दिन या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से ही फिजिकल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और फिजिकल रजिस्ट्रेशन 4 से 5 दिन का होता है, ज्यादातर केस में ये 4 दिन का ही होता है, ठीक है। और सीसेट का रिजल्ट आते आते ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त खत्म हो जाता है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि 10 से 20 अगस्त के बीच में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट आएगा, और वो 4 दिन का होता है जनरली। और अगर मान लीजिए कि वो 4 दिन के अंदर आप आके फिजिकली रजिस्टर नहीं कर पाए, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, कॉलेज मैक्सिमम आपको 1 दिन का एक्सटेंशन देता है। मान लीजिए कि आपको कॉलेज बोला कि 10 से 14 के बीच में आके आपको एडमिशन लेना है, और आप किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, या तो आपका ट्रेन छूट गया, या ट्रेन अवेलेबल नहीं है, या फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, कोई भी कारण हुआ आप नहीं आ पाए,
मैक्स टू मैक्स यहाँ एक दिन का एक्सटेंशन मिलता है, यानी कि आपको 15 तारीख को भी एडमिशन मिल जाएगा, पर ये 15 ही होगा, इसके बाद 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, ऐसा, ठीक है। और फिजिकल रिपोर्टिंग ऑब्वियसली मंडे से फ्राइडे के बीच में ही होता है। कॉलेज कल्चर में सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक की क्लासेस लगती हैं, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, मतलब वर्किंग डे मंडे से फ्राइडे तक ही होता है। तो फिजिकल रजिस्ट्रेशन भी आपका मंडे से फ्राइडे तक में ही होगा। अगर बीच में सैटरडे संडे आ गया तो उस दिन फिजिकल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके लिए ऐसे कंटेंट तैयार करने में। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कुछ डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल पे आपके एडमिशन से पहले आप लोगों के लिए 2 इंपॉर्टेंट वीडियो और आएगा। एक वीडियो जिसमें ये बताया गया होगा कि आप जब यहाँ आएंगे तो पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या करना होता है, किस किस चीज का ध्यान रखना होता है। और दूसरा कि आपके यहाँ आने से पहले भी और बहुत सारे तरीके के डाउट हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम अभी कुछ प्लान कर रहे हैं ताकि हम आपका डाउट अच्छे से रिजॉल्व कर पाए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट वीडियो और आने वाला है चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है भैया, ये वीडियो में बहुत सारा चीज आप बता दिए, बहुत अच्छा लगा जाए। लेकिन एक और बात देखिए, आप जो जो चीज बताए हैं इसमें से एक भी चीज गलत निकला तो वहाँ NIT अगरतला में आपका फील्डिंग सेट कर देंगे। क्या है कि हम छपरा से हैं, जो हाथ में आ जाता है वही चला के मार देते हैं। चल वीडियो खत्म हुआ, अब जाके सो लो। अरे यार, एक जरूरी सवाल तो भैया से पूछना रह ही गया। कोई बात नहीं, फोन कर लेते हैं। ये कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो भैया, कौन? हम बोल रहे हैं। अरे हम कौन? अरे जो उतना देर से आपसे सवाल नहीं पूछ रहे थे भैया, एक आखिरी सवाल पूछना भुला गए थे। अब क्या डाउट है यार? वहाँ NIT अगरतला में फुचका मिलता है भैया? ससुर